नमस्कार नमस्कार बेटा. तर कसे आहात तुम्ही सगळे? तुम्हाला माहिती आहे शिक्षण हे फक्त भारी नाही तर सॉलिड आणि धमाल असलं पाहिजे. तर असंच एक भन्नाट लेक्चर घेऊन आली आहे मी, अंकिता मॅम, तुमचं स्वागत करते PWच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती, जिथे तुमचे कन्सेप्ट होतात एकदम क्लिस्टर क्लिअर. तर बेटा तुम्हाला आता माहिती आहे की तुमचे एक्झाम्स आलेले आहेत, तुम्हाला भरपूर सारं प्रिपरेशन करायचं आहे आणि कमी टाइम आहे, त्याच्यामध्ये खूप सारं प्रिपरेशन करायचं आहे. वर्षभर तुम्ही खूप चांगला अभ्यास केलेला आहे आणि आता त्याचं चीज होणार है. सब्र का फल मीठा होता है, वैसे ही अब तुम्हें ये जो तुमने सारी पढ़ाई की है उसका फल मिलने वाला है. जैसे कि एग्जाम आएंगे उससे रिजल्ट आएगा बेटा. तो अब ये हम वन शॉट लेके आएंगे. आज का लेक्चर हम वन शॉट में लेंगे. वन शॉट क्या है कि बहुत मतलब एक पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे, एक ही लेक्चर पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेटा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. अब ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में हम क्या पढ़ते बेटा कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है अर्थ पे, और बाकी चीजें जैसे जैसे होती गई है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड बेटा. अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. फर्स्ट तो है ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्या क्या है, उनमें बहुत सारी थिअरीज आती है, तो वो थिअरीज क्या है वो बेटा पढ़ेंगे हम. देन उसके बाद त्याच्यानंतर आपण काय बघणार आहे तर केमिकल इव्होल्यूशन ऑफ लाईफ, की केमिकल्स मिळून कशी एक लाईफ फॉर्म होते, कशी एक सेल फॉर्म होते बेटा, ते बघणार आहे आपण. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक इव्होल्यूशन. ऑर्गॅनिक इव्होल्यूशन काय आहे ते बघणार आहे. देन डार्विनिझम. डार्विनच्या फिंचेस मला वाटतं सगळ्यांना माहिती असतील, सगळ्यांचं खूप सारा अभ्यास करून झाला या चैप्टरचा. तो डार्विनिज्म का है ते बघणार है. उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन की थ्योरी है ही, पर उसे मॉडर्न और क्या चीजें ऐड करी गई है बेटा वो हम देखेंगे इसमें. ठीक है, अब इसके बाद देन हम देखेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. देन देखेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो सबको बहुत ज्यादा बोर लगता है, पर मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद किसी को भी वो जो टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या लॉ बोलो, वो तुम्हें बोर नहीं लगेगा. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एडेप्टिव रेडिएशन क्या है. देन देखेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कि क्या क्या एविडेंसेस है कि इवोल्यूशन हुआ. बेटा कुछ प्रूफ तो चाहिए, तुम्हें बताया ना कि प्रूफ के बिना हम साइंस में नहीं मान सकते कि ये चीज है. तो कुछ प्रूफ चाहिए कि कोई साइंटिस्ट ने कुछ थियरी दी है या कुछ हमें मिला है, तो वो हम देखेंगे इसमें. और लास्ट हम देखेंगे स्पेसिएशन की क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. तो मुझे आई होप कि आप ये पूरा लेक्चर एकदम मन से देखेंगे, और इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. और फिर भी अगर डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो हमें, और सारे के सारे डाउट पूछ सकते हो. वो डाउट आपके क्लियर होंगे, ये गारंटी है. ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, अब बेटा सुनो, लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए कुछ तो साल होंगे. ठीक है, कि इसी साल में लाइफ ओरिजिनेट हुई है. जैसे हमारा होता है एक बर्थ ईयर होता है. ठीक है, कि इसी मतलब हम साल बोलते हैं ना कि हमारा बर्थडे इसी दिन डेट पे, इस मंथ पे, इस ईयर में होता था, मतलब था, हम जन्मे वहां. ठीक है, तो बेटा मग ओरिजिन ऑफ युनिवर्स कधी झालं, युनिवर्स कधी ओरिजिनेट झालं. आता हा एक अंदाज आहे. आता कोणी बघितलंय का की कधी ओरिजिनेट झालं? कोणी होतं का असं की ज्यांनी बघितलं आणि मग सांगितलं नाही हे या टाइमला झालं बरं का ओरिजिनेट? असं काहीच नाहीये, बघितलेलं नाहीये, पण हायपोथेसिस दिलेले आहेत. याच्यावरती काही सायंटिस्टने एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत आणि मग आपल्याला हे सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, तर पहिलं तर ओरिजिन ऑफ युनिवर्स. तुम्हाला माहिती आहे जर एक लाईफ हवी आहे, ठीक आहे, आपल्याला एक लाईफ पाहिजे, म्हणजे एक सेल किंवा सेल पासून ते ह्युमन बिंग पर्यंत सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण लाईफ मध्ये कन्सिडर करतो. ठीक आहे, तर या जर एक लाईफ हवी आपल्याला तर त्याच्यासाठी एक अर्थ पाहिजे. ठीक आहे, जर एक अर्थ पाहिजे तर त्याच्यासाठी एक सोलर सिस्टीम हवी आहे. जर एक सोलर सिस्टीम हवी आहे आपल्याला, त्याच्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, एक मोठी गॅलेक्सी पाहिजे. आणि गॅलेक्सीसाठी काय हवं, एक युनिवर्स पाहिजे. ठीक आहे, तर युनिवर्सचं क्रिएशन, त्याच्यानंतर अर्थचं क्रिएशन, लाईफ कधी आली, या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहे आता. तर पहिले बघा ओरिजिन ऑफ युनिवर्स कधी झालं, तर ओरिजिन ऑफ युनिवर्स साठी 20 बिलियन इयर, BYA चं मीनिंग काय, बिलियन इयर्स ॲगो. ठीक आहे, जर कुणाला माहिती नसेल, ठीक आहे, जर कुणाला हे खरंच माहिती नसेल BYA काय, तर आपण काय लिहिणार आहे,
बिलियन इयर्स ॲगो, ठीक आहे. तर 20 बिलियन इयर ॲगो काय झालंय, युनिवर्स ओरिजिनेट झालं. ठीक आहे, बरं झालं, हे कळायला आपल्याला. त्याच्यानंतर बरं लाईफ ओरिजिनेट व्हायला किती टाइम लागलाय त्याला, लाईफ ओरिजिनेट कधी झाली, 4.5 BYA बिलियन ईयर्स एगो. बेटा अब ये याद रखना है. और एक छोटी चीज है इसमें, क्या कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में ये चीज दी है. ठीक है, अब स्टेट बोर्ड में क्या दिया है ये सुनो. स्टेट बोर्ड में क्या दिया है, ये चीज हम लिखेंगे. स्टेट बोर्ड में 4.6 बिलियन ईयर एगो, ये किस में दिया है, तो ये स्टेट बोर्ड में दिया है बेटा. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है बेटा, उसमें क्या दिया है, 4.6 बिलियन ईयर एगो. तो ये डिफरेंस याद करना है. अब कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें है बेटा जो एनसीईआरटी में थोड़ी अलग दी होती है और स्टेट बोर्ड में थोड़ी अलग दी होती है. ठीक है, अब जो ये चैप्टर चलेगा तब मैं आपको बताती रहूंगी टाइम टू टाइम, हर एक चैप्टर, यही चैप्टर नहीं हर एक चैप्टर में बताऊंगी कि एनसीईआरटी में क्या अलग दिया है, स्टेट बोर्ड में क्या. अब ऐसा नहीं है पूरा का पूरा ही अलग है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अलग अलग हो सकती है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी. ठीक है, अब ये तो पता चला फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कहाँ पे हुई है, 4.5 बिलियन ईयर एगो. ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट साइट ऑफ लाइफ. अर्थ तो फॉर्म हो गई अब, ठीक है, पर इसके बाद अर्थ पे फर्स्ट लाइफ की साइन, ठीक है, जिसे हम प्रोटोबाइंट कहते हैं, एक सेल कहते हैं, कब आई, तो वो आई, सॉरी, जिसे हम क्या कहेंगे कि छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स, या फर्स्ट साइट अर्थ पे की यहाँ से लाइफ शुरू हो सकती है, वो कब आई, 4 बिलियन ईयर एगो. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल. बेटा मैक्रो एंड माइक्रो दो चीजें है. ठीक है, ये तो माइक्रो है, मैक्रो है, दूसरा है माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क होता है बेटा, माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल. ठीक है, माइक्रो का मीनिंग क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल, और मैक्रो का मीनिंग है बिग मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये याद रखना है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स. अब मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा ये बताने से कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो मॉलिक्यूल कोण कोण से हो सकते बेटा, आता फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये येतात आपले अमिनो ऍसिड्स. ठीक आहे, पहिलं तर काय येत आहे, अमिनो ऍसिड्स, हे काय आहे, मायक्रो मॉलिक्यूल आहेत, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आहेत. आता तसेच लगेच आपण मॅक्रोचे एक्झाम्पल लिहिणार आहे. ठीक आहे, मॅक्रो मध्ये एक्झाम्पल काय येईल, प्रोटीन. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल येईल न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक आहे, न्यूक्लियोटाइड्स, अजून येईल न्यूक्लियोसाइड. ठीक आहे बेटा, न्यूक्लियोसाइड, एक तर येईल न्यूक्लियोटाइड, एक तर येईल न्यूक्लियोसाइड. आता तुम्हाला माहिती आहे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मिळून काय बनवतात, एक तर डीएनए बनवतात किंवा काय बनवतात, आरएनए बनवतात. ठीक आहे, तर अशाच गोष्टी आहेत मॅक्रो आणि मायक्रो मॉलिक्यूल्स, म्हणजे छोटे आणि मोठे मॉलिक्यूल्स. तर मॅक्रो मॉलिक्यूल्स कधी आले, 3 बिलियन ईयर एगो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बेटा फर्स्ट सेल, पहिली सेल कधी आली. ठीक है, तो पहली सेल ही आली 2 बिलियन ईयर एगो. अब बेटा तुम देख रहे हो ये चीज कि यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर एगो. ठीक है, मतलब 20 बिलियन ईयर्स एगो काय झालं, युनिवर्स बनला. आणि पहिली सेल कधी आली, 2 बिलियन ईयर एगो. ठीक है, तो यही है कि बेटा इतना सारा साल लगता है अगर कुछ इवोल्यूशन होना है तो. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे साल लग जाते हैं. अभी आपने देखा होगा कि एक ब्रिज बना है. ठीक है, चाइना का एक ब्रिज बना है. उसने क्या किया कि अर्थ की स्पीड जो है उसको स्लो कर दिया. अब कितना स्लो करा उसको, आपको पता है, आप न्यूज आपको देखना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप न्यूज देखो, बहुत सारी चीजें आपको पता होती है. अब इसको जो ब्रिज बना उसने क्या किया पता है कि अर्थ को उसने 0.06 माइक्रोसेकंड या मिली सेकंड के लिए छोटा कर दिया.
स्लो कर दिया, ठीक है, मतलब स्लो कर दिया स्पीड की उसको इतने सेकंड। अब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ेगा कि इतनी छोटी चीज से हमें पड़ता है। कब हमें पड़ता है? जब हमारी रेस्पिरेटरी, हमारा हार्ट जब काम कर रहा होता है तब हमें फर्क पड़ता है। पर अब मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या कि अगर इतना सेकंड कुछ वेस्ट हो गया? नहीं पड़ रहा है ना। पर अर्थ को पड़ता है बेटा। अगर कुछ इवोल्यूशन होना है, ठीक है, तो वो इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक अभी है और नेक्स्ट जनरेशन में इवोल्यूशन होगा, ये सिर्फ म्यूटेशन में होता है, ठीक है। अगर इवोल्यूशन होना है तो बहुत सारी जनरेशन जाती है, उसके बाद इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई बेटा? अब इमेजिन करो कि ये पूरा यूनिवर्स है, ये जो स्क्रीन पूरी दिख रही है ना तुम्हें, तो ये क्या है? ये पूरा यूनिवर्स है। अब क्या हुआ बेटा कि इसमें ना एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जैसे बूम हुआ और सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ना अलग अलग जगह पे चले गए। जैसे अगर एक बलून है, बलून में तुमने क्या किया कि टुकड़े डाल दिए कागज के थोड़े से, ठीक है। अब वो पेपर के टुकड़े तुमने डाल दिए, हवा भर दी, उसको फोड़ दिया। फोड़ने के बाद क्या होगा? वो एक्सप्लोजन होगा। अब सारे के सारे टुकड़े यहाँ वहां बिखर गए, ठीक है। अब यहाँ वहां बिखरने के बाद क्या हुआ कि गैलेक्सीज फॉर्म हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई। इसमें से एक गैलेक्सी है, कौन सी गैलेक्सी है? फॉर एग्जाम्पल ये कंसीडर करते हैं, ये कौन सी है? मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में फिर से सोलर सिस्टम बनी, ठीक है। तो इसमें क्या हुई? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है? सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स है। अब उसमें से एक प्लैनेट क्या है बेटा? उसमें से एक प्लैनेट कौन सा है? हमारा अर्थ है बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ? गैलेक्सी बनी। गैलेक्सी क्या है? एक रोटेट करता हुआ चीज है, ठीक है। अब ये यूनिवर्स में सब कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है बेटा कि अर्थ फॉर्म हो रहे धीरे धीरे धीरे। अब ये अर्थ क्या एकदम गरम गरम चीज है, जो गैसेस है वो घूम रही है और धीरे धीरे वो कंडेंस होना स्टार्ट करती है, कूल डाउन होना स्टार्ट करती है, और फिर वो केमिकल जो है वो आपस में टकराते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम, ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ, द लिविंग मैटर्स। अब लिविंग चीजें क्या क्या शो करती है, ठीक है। लिविंग, अगर एक चीज लिविंग है तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी? तो बेटा तुम्हें पता है, फर्स्ट तो है कि ग्रोथ दिखती है। अब ग्रोथ भी कैसे? दो टाइप की ग्रोथ होती है बेटा, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, दूसरी एक इंटरनल ग्रोथ होती है। तो जो लिविंग बीइंग की ग्रोथ है वो कैसी है? वो इंटरनल ग्रोथ है, अंदर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आणि एक्सटर्नल जर म्हटलं, एक्सटर्नल कुठली है? सैंड मोल्ड्स, ठीक है, या रेत के पहाड़ हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बोलते हैं? बाहर से मिट्टी आती है, वो पहाड़ बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है? बाहर से हवा से मिट्टी इकट्ठी होने स्टार्ट होती है और पहाड़ बनना स्टार्ट। एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया। इंटरनल ग्रोथ मतलब हम इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, बेटा रिस्पॉन्स करते, जैसे लाइट, बहुत तेज लाइट है, हमारी आंखें रिस्पॉन्स करती है, या बहुत तेज धूप हो गई, क्या होता है? स्वेटिंग हो जाता है। या बहुत तेज, अभी ठंड का महीना शुरू है, बहुत तेज ठंड है, ठीक है, तो क्या होता है? ठंड लगती है हमें, बारिश हो रही तो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर कहीं पे आग जल रही है, हाथ चला गया, हम क्या करते हैं? पीछे लेते हैं हाथ, क्यों? रिस्पॉन्स करते हैं। लिविंग थिंग ऐसे रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स करती है। देन ग्रोथ होती है। हमने ग्रोथ के दो टाइप देखे। ग्रोथ किस किस टाइप की होती है? एक तो हमने देखा ग्रोथ का टाइप क्या होता है? एक्सटर्नल होती है, और दूसरी क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। तो ये दो टाइप हमने देखे ग्रोथ के। देन मेटाबॉलिज्म होता है बेटा। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म भी हमें पता है बेटा। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म के फिर से दो टाइप आते हैं, तुम्हें पता है कौन से है? मेटाबॉलिज्म के टाइप कौन से है पता है? अब एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है पता है? कुछ एक बड़ी सी चीज को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और दूसरा जो होता है वो होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। क्या होता है बेटा? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है कि एक
छोटी छोटी चीज को मिला के एक बड़ी सी चीज बनाना इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, ठीक है। देन होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, एनर्जी बनती है बॉडी में। देन रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ का। देन इसके बाद थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये बताने के लिए थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने क्या बताया कि अर्थ लाइफ बोलते हैं हम, ठीक है। लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या बोला कि लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपरनैचुरल पावर्स, कि जैसे हम बोलते हैं ना गॉड है, भगवान है, उन्होंने क्या किया, लाइफ क्रिएट की। यही बोला है स्पेशल क्रिएशन थियरी में। तो इसके लिए कोई एविडेंस है नहीं बेटा, ठीक है, कि ये कैसे हम अपने अपने हिसाब से मानते हैं कि ऐसे ऐसे लाइफ, मतलब अपने हिसाब से मतलब रिलीजियस के हिसाब से हम मानते हैं कि ऐसे लाइफ क्रिएट हुई है, पर इसके लिए कोई प्रूफ है नहीं, तो ये एक्सेप्टेड थियरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड थियरी आती है हमारी कॉस्मोजॉइड थियरी और थियरी ऑफ स्पैनस्पर्मिया। अब ये क्या है, ठीक है। तुम्हें पता है कि तारा टूटता तारा देखने से विश कंप्लीट होती है, कहीं पे सुना होगा तुमने, या तारा टूटता है, सांडनी थोडीशी ब्रेक होते, टूटते आणि मग ती पडते, ठीक है। तो ये तो सुना है ना, टूटता तारा। अब वो तारा कहीं पे तो गिरता है, अब तुम विश मांगते रहते हो कि ये कंप्लीट कर दो, वो कंप्लीट कर दो, पर वो कहीं ना कहीं पे गिर रहा होता है, ठीक है, किसी के घर के ऊपर, किसी चीज में, खेतों में, तो पर वो है, हम कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सुनो कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, और ये यहाँ अर्थ पे क्या हुआ है, ये कोई चीज गिर रही है अर्थ पे, ठीक है। ये चीज क्या है, गिर रही है, जैसे हम टूटते जा रहे होते हैं, ये यहाँ पे गिरी। अब गिरने के बाद बेटा क्या है, बेटा ये यहाँ पे अर्थ पे गिर गई। तो अब इस थियरी का क्या कहना है पता है, कि ये थियरी कह रही है कि ये कुछ स्पोर्स कैरी कर रहा है, कि जैसे प्लैनेट अर्थ ये अगर हम अर्थ मान के चले, ठीक है, जैसे अर्थ पे लाइफ है बेटा, वैसे ही दूसरे प्लैनेट पे, ये मानना है इस थियरी का, वैसे ही दूसरे प्लैनेट पे भी लाइफ है। अब ये क्या होगा कि जब भी वहां से कुछ आ रहा है, ठीक है, अब ये दूसरा प्लैनेट ही हुआ ना, मतलब हमारा तो है नहीं ना, दूसरा ही है, ठीक है, अर्थ को छोड़ के, तो जब भी कुछ चीज आ रही है उसके साथ कुछ स्पोर्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो स्पोर्स यहाँ पे आके फर्स्ट लाइफ, हम क्या देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट लाइफ जो है अर्थ पे आ गए, ठीक है। तो ये भी इतनी एक्सेप्टेड थियरी नहीं है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट थियरी पे जाएंगे, ठीक है, जो कि है थियरी ऑफ स्पोंटानियस जनरेशन या अबायोजेनेसिस। ये थियरी क्या है बेटा, पता है आपको, कि ये कहा गया है साइंटिस्ट ने कि ये जो बनी, मतलब जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना, वो लाइफ नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, हम पहले लिख लेंगे, लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, और हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मैटर कहेंगे। मतलब क्या है इसका, कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बन गई। अब इसके लिए उन्होंने क्या एग्जांपल दिया कि फ्लैश को अगर तुमने ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा कि मैगट्स हो जाएंगे उस पे, ठीक है, कीड़े हो जाएंगे उस पे। तो ये एग्जांपल दिया गया। तो ये थियरी पर लुइस पास्चर ने डिसअप्रूव कर दी, ये बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो इसके बाद एक और थियरी आई, पर ये इस थियरी में थियरी ऑफ स्पोंटानियस या अबायोजेनेसिस का मीनिंग क्या, अबायोजेनेसिस का मीनिंग है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग बनना ये हो सकता है क्या, जैसे टेबल से कोई लिविंग थिंग बन सकता है क्या, तो नहीं बन सकता है ना। तो ऐसे ही इस थियरी को अप्रूव नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद एक नेक्स्ट थियरी आई है बेटा। अब ये थियरी कौन सी है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थियरी में बेटा बताया गया कि क्या लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। लाइफ, इसमें क्या बताया, लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ और सेल। मतलब इस थ्योरी ने बताया कि अगर कुछ लाइफ आई है तो वो लाइफ कैसे आई है, जो पहला सेल था उसी से आई है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज बताइए, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हाउएवर कुड नॉट एक्सप्लेन कि फर्स्ट कैसे आई, ठीक है। फर्स्ट सेल या फर्स्ट लाइफ कैसे आई ये उन्हें पता नहीं है, पर इन्होंने ये बताया कि भाई अगर कोई लाइफ आ रही है तो वो लाइफ आ रही है पहले जो लाइफ थी उससे, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। मतलब इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते बेटा, कि मानो कि एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल ना डिवाइड होगा 2 सेल्स में, ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है बेटा। तो ये क्या हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कौन सी, ये प्री एग्जिस्टिंग है, और ये लाइफ जो न्यू लाइफ बनी है वो है, ठीक है। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो ये एक थियरी दी गई बेटा। अब इसके बाद केमिकल इवोल्यूशन दिया गया है। केमिकल इवोल्यूशन में बताया गया है कैसे केमिकल्स एक रोल प्ले करते न्यू लाइफ फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसी क्या यही है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो चलो बच्चा अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है इसके बाद, ठीक है। अब देखो ये, अब ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। हमने अभी क्या देखा बच्चों कि केमिकल मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे जो आपस में टकराए और टकराने की वजह से एक लाइफ फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये कहना है इस थियरी का। अब ये इस थियरी में हम क्या करेंगे कि केमिकल कैसे टकराए, कौन से केमिकल थे और वो कैसे कैसे आगे जाके लाइफ फॉर्म हुई, वो चीजें देखेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, इस थियरी के कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम वो स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप देखो, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और उसका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था। तो पहले जो मैंने बताया कि एक गैस का गोला था जो घूम रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो, ये सारे के सारे, तब क्या था कि कोई भी ऐसा वाटर या फ्लूइड नहीं है, तब सारे के सारे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये गैस जो है पूरा का पूरा गैस है, कोई ओजोन लेयर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा उसका ओरिजिन था, मतलब पहले शुरुआत में ऐसा था, फिर धीरे धीरे केमिकल्स जैसे जुड़ते गए, टकराते गए आपस में, वो लाइफ फॉर्म होगी। फर्स्ट पॉइंट देखो, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थियरी ऑफ ग्रिगोर लिमेटर। अब ये क्या है कि हमें पता है कि बिग बैंग थियरी क्या थी, जो मैंने स्टार्टिंग वाली थियरी आपको बताई थी कि एक बलून है, वो ब्लास्ट होता है, इधर उधर सब चले जाते हैं उसके टुकड़े, और क्या होता है गैलेक्सीज फॉर्म होना स्टार्ट होती है। तो उनमें से हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी थी, ठीक है। तो यही बिग बैंग थ्योरी का है। अब यहाँ पे देखो, द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड ओरिजिनेटेड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो। बेटा ये बताया गया है तुम्हें ऑलरेडी कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी में ये 4.5 दिया है, स्टेट बोर्ड में ये 4.6 दिया है। अब तुम क्या फॉलो करोगे, तो आप पूछेगी कि मैम हम फिर क्या फॉलो करें, ठीक है, कि दोनों बुक्स में अलग अलग दिया। बेटा अगर तुम्हारा स्टेट बोर्ड है तो तुम फॉलो करोगे ये चीज, ठीक है, जो भी स्टेट बोर्ड में लिखा है तुम अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करोगे। अगर तुम्हारा एनसीईआरटी सीबीएसई है तो तुम क्या फॉलो करोगे, 4.5 वाली, जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो वाली चीज फॉलो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब स्टार्टिंग में कौन सी गैसेस थी, एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर ये अर्थ मान ली, ठीक है, ये अर्थ है। अब इस अर्थ में क्या होता है, ये अंदर एक है, एक मिडिल वाली लेयर और एक सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो अंदर जो है इस वाली लेयर में जो है सारे हैवी मटेरियल जो होंगे वो यहाँ पे चले गए, उससे कम थोड़े से लाइट यहाँ पे, और सबसे ज्यादा लाइटेस्ट जो होंगे वो ये जो है, ये पेरीफेरी वाला जो रीजन है, ये या यहाँ पे एरो बना देते, ये वाला रीजन जो है बेटा, तो वो जो लाइटेस्ट सबसे है, तो बाहर वाली पेरीफेरी वाली जो साइड है वहां पे वो प्रेजेंट थे। अब ये कौन कौन से थे, तो हेलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन है। अब इसमें और एक बात गौर करने वाली है कि ऑक्सीजन,
अगर तुम देखोगे तो प्रिमिटिव जब अर्थ ओरिजिनेट हो रही थी तो बेटा वहां पे ना ऑक्सीजन नहीं थी या ओजोन लेयर नहीं थी। अगर ओजोन लेयर बननी है तो ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है इसका मीनिंग है ओजोन लेयर तो चाहिए ना। पर बेटा ये फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, किसी के साथ हमेशा ही बाइंड है, जैसे H2O के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ वो बाइंड है, इसी वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला ये पेज तो समझ में आ गया है तुम्हें। नेक्स्ट हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गैसेस थे वो क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में टकराना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो टकराते चले जाते हैं नया कंपाउंड क्रिएट होता चला जाता है। जैसे हाइड्रोजन बीइंग मोर एक्टिव इट रिएक्टेड विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म केमिकल्स ऑन अर्थ लाइक CH4। CH4 क्या है, मिथिल, या हम इसे मीथेन कर सकते हैं। अगर CH3 है तो हम मिथिल बोलेंगे और CH4 है तो मीथेन बोलेंगे। देन ये क्या है, ये है हमारा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के बाद ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सारी की सारी ये प्रिमिटिव चीजें है बेटा जो कि यहाँ पे आ गई है। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने देखा गैसेस से, सब गैसेस के फॉर्म में थे, ये सिंपल सिंपल गैसेस आपस में टकरा गई, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टकरा गया तो क्या बन गया, H2O। H2O को अगर बनना है तो क्या होगा, यूज, ये क्या देगा, H2O। तो ऐसे क्या हुआ कि बेटा आपस में टकराए, टकराने की वजह से क्या हो रहा है कि न्यू मॉलिक्यूल कुछ फॉर्म हो रहा है। तो अब मुझे तुम ये चीज बताओगे कि यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ये बताओ क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। क्या बताया था स्टार्टिंग में, एनाबॉलिज्म क्या होता है, मेकिंग ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा, तो हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो ऐसे ही अब इसके बाद क्या हुआ है, अब ये तो चीजें बन गई है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तैयार होना स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, याद है स्टार्टिंग के स्लाइड में कि जो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, अभी तो हमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, ठीक है, कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए। याद है क्या क्या एग्जांपल्स दिए थे स्टार्टिंग में, कौन से मॉलिक्यूल्स थे। फर्स्ट हमने अमीनो एसिड देखा था, न्यूक्लियोटाइड देखा था, न्यूक्लियोसाइड देखा था। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है जिससे कि बड़े मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं कि एज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिक्रीज्ड, जैसे 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 टेम्परेचर कम होता गया तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि स्टीम कंडेंस इनटू वाटर। क्या हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें ये वाटर साइकिल पता है ना, वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल सबने पढ़ा होगा बचपन में, आई थिंक सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में ये है कि यहाँ पे ये बादल होंगे, ठीक है, ये बादल है, यहाँ से बारिश होती है, यहाँ से क्या होगी, बारिश होगी। बारिश होने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है या समुंदर है, रिवर या सी, ठीक है, इसमें जाएगा, फिर इसका क्या होगा, इसका बेटा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। ये साइकिल मुझे लगता है सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि जैसे जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिक्रीज हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठंडा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। और ये कंडेंसेशन पता है तुम्हें क्या होता है, आगे जाकर रिजल्ट क्या देता है, रेनफॉल में रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, रिजल्टेड इन हेवी रेनफॉल। क्या हुआ, हेवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ। अब रेनफॉल होने के बाद एंड द अर्थ ग्रेजुअली कूल्ड, जैसे जैसे रेनफॉल होता चलेगा अर्थ क्या हो गई, ग्रेजुअली कूल हो गई, ठीक है। तो ये चीज है। अब अर्थ ठंडी होने के बाद, अब देखो अगर ये हमने कंसीडर किया कि ये अर्थ है, अब अर्थ एकदम से बलून की तरह तो नहीं होगी ना, इसमें गड्ढे होंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अर्थ पे गड्ढे हो सकते हैं, और इस गड्ढों में क्या हुआ,
कि ये वाटर फील्ड हो गया। तो वैसे ही हमें रिवर्स देखने के लिए मिलती है, हमें समंदर दिखने के लिए मिलता है। तो ये चीज है इसके रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेयर देन डिड नॉट कंटेन ओजोन लेयर। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। क्या चीज है कि एटमॉस्फेयर डिड नॉट कंटेन, एटमॉस्फेयर डिड नॉट कंटेन ओजोन लेयर। मैंने बोला था कि अगर ओजोन लेयर बनाना है तो ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं था, तो ओजोन लेयर नहीं है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड दस अल्ट्रा वायलेट रे रेडिएशन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली। तो अगर ओजोन लेयर नहीं है, अब तुम्हें पता होगा कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये वर्ड कहीं पे सुना होगा, ठीक है। तो ये वर्ड का क्या है कि ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर धीरे 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 क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। अब जैसे ही वो पतली होती जाएगी, क्या हो रहा है कि यूवी रेडिएशन से जो हम प्रोटेक्ट होते थे उस लेयर की वजह से, जैसे हम स्कार्फ बांधते हैं, रुमाल बांधते हैं, ठीक है, कि हम प्रोटेक्शन हो जाए सन से, धूप से। अब जैसे वो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, अब वो पतली होगी तो वो क्या होगा कि नीचे सनरेज डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी अर्थ पे। तो तब तो ये ओजोन लेयर नहीं था, इसका मतलब क्या है कि यूवी लाइट डायरेक्टली नीचे आते थे, ठीक है, रेज डायरेक्टली नीचे आते थे अर्थ पे। रिएक्शन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, और इसकी जो रिएक्शन होती थी बेटा यूवी रेज की वजह से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते थे। अब सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन से, ये देखो, मोनोसैकेराइड्स है, अमीनो एसिड्स है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स है। अब एक चीज, अब ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या है, ठीक है, हम लिख लेते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या है। यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस मुझे पता है तुम्हारा ऑलरेडी ये हो गया है ना, शायद फोर्थ चैप्टर में, फोर्थ या फिफ्थ, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में तुम्हारा ये हो गया है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है डिवाइडेड इनटू कौन सा है, एक तो प्यूरिन हो गया, दूसरा पायरिमिडीन हो गया, ठीक है। अब ये प्यूरिन पायरिमिडीन क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना ATGC, एडेनाइन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक है, इसके जो पेयर्स है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो ATGC, ये थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या हो गया, बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मतलब बन गए इसमें। तो पीछे आते हैं फिर से पिछली वाली साइड पे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बन गए, ए बनने के बाद फैटी एसिड्स बन गए एंड ग्लिसरॉल बन गया। लिपिड का स्ट्रक्चर किस किस को पता है, ठीक है, लिपिड का स्ट्रक्चर किस किस को पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं लिपिड ग्लिसरॉल, ये क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, मतलब अब मैं FA लिखूंगी, FA का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, FA मतलब फैटी एसिड। लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। तो ये क्या है, अलग अलग बन रहे हैं अभी के लिए, छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, हमने क्या देखा है कि अभी छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो ये सेपरेट बनेगा और ये सेपरेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने सेपरेट लिखा है या नहीं, ये स्टेट बोर्ड की लाइन है कि ये अलग अलग है। ये फैटी एसिड देखो, यहाँ पे फैटी एसिड, यहाँ पे कॉमा किया है, ठीक है, और देन ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये चीज बेटा याद रखनी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या है, अभी के लिए हमने क्या, कहाँ से हम आए थे कि बेटा एक एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थियरी का एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अर्थ ठंडी होनी स्टार्ट हुई। जैसे अर्थ ठंडी होनी स्टार्ट हुई, अर्थ के सरफेस पे कुछ गैसेस थे, जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, ये वो गैसेस थी। तब ये गैसेस क्या हो गया, आपस में टकराना शुरू हुई। जैसे कंडेंसेशन होता चला गया, एक हेवी रेनफॉल हुआ और वाटर धरती पे आ गया या अर्थ पे आ गया। जैसे वाटर आया, क्या हुआ कि यूवी लाइट डायरेक्टली आ रही थी, यूवी लाइट डायरेक्टली आने की वजह से वो क्या हुई, उसने कन्वर्ट कर दिया माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन, पायरिमिडीन, ये चीजें बन गई। अब इसके बाद क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सी टर्म है कि
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का मीनिंग है कि दो चीजों को जोड़ दो, जैसे हम एनाबॉलिज्म करते हैं, दो चीजों को जोड़ना है बस। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते पहले। अब पॉलीमराइजेशन टुक प्लेस एंड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट। अब क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मीनिंग है एक एक चीज जुड़ना, ठीक है, मतलब मोर देन 2, 3, 4 एक ऐसे चीजें जुड़ती चली गई, इसे ही हम पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बन जाता है हमने पहले ही देखा था। अगर मतलब पिछले वाले स्लाइड तुम्हें याद है, लिखा है कहीं पे, ठीक है, तो तुम्हें याद होगा कि उसमें हमने लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स यही मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक पॉलीसेकेराइड्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं। फैट मतलब क्या, फैट क्या है, यहाँ यही पे दिखा है, ठीक है, फैट्स का पीछे ही ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड याद है, ठीक है। तो देन क्या बन रहा है, फैट्स बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है क्या, ठीक है, प्रोटीन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, जैसे कि ये चेन फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स बन गई। तो इसके बाद बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंसीडर लैंडमार्क इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक लैंडमार्क है। जैसे हम घर का अगर एड्रेस किसी ऐप पे डाल रहे हैं, किसी भी ऐप से हम कुछ मंगा रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लैंडमार्क डालते हैं। लैंडमार्क मतलब इस यहाँ से हमारा घर पास में है या यहाँ से कुछ पता चलेगा आपको, तो जो भी हमें पता चला है वो प्रोटीन जो हम फॉर्म हुआ है वो प्रोटीन की वजह से, इसको हम लैंडमार्क कहते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ का। अब ये क्यों लैंडमार्क कहेंगे आप बताओ, ठीक है, क्यों लैंडमार्क कहना चाहिए, तो ये एक चीज है कि प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रोटीन का जो भी हमें प्रोटीन मिला या जो भी प्रोटीन बना वो लैंडमार्क है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए या आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का मीनिंग क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होता, हाँ, और एक चीज है कि आरएनए जो है फर्स्ट जो बने, ठीक है, सेल्स, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है, प्रिमिटिव है सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड थोड़ा सा मॉडर्न हो गया या ज्यादा इवोल्यूशन वाला है, तो इसी वजह से। तो सिंगल स्टैंड अगर आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, ये पता है ये क्या है, ये आरएनए, फॉर एग्जांपल ए टी जी सी सी, ए टी जी सी सी और ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है। तो यही ये न्यूक्लिक एसिड है। अब ये कैसे बनता है, अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, आपको पता है ये किस किस चीजों से बनता है, ये क्या किस किस चीजों से बनता है, एक तो शुगर होती है, ठीक है, पेंटोज शुगर, एक साइड पे होगा नाइट्रोजनस बेस, एनबी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ एनबी, एनबी का मीनिंग क्या है, नाइट्रोजिनस बेस बेटा, ठीक है, एक एंड पे होगा नाइट्रोजनस बेस और दूसरे साइड क्या होगा, दूसरे साइड क्या होगा, पी यानी कि फॉस्फेट, ठीक है। तो यही न्यूक्लियोटाइड है, तो यही एक दूसरे के साथ बाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे फिर से नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, यहाँ पे फिर से पी, तो ऐसे करके करके क्या होगा कि ये वाली चीज आरएनए बन जाएगा, ठीक है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए क्या है, हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना देते हैं, डीएनए क्या है, कैसे बनता है, तो डबल स्ट्रैंडेड, यही आरएनए है, ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डीएनए हो गया, आरएनए और ये डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड, तो यही तो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है।
यही है जो बन रहे हैं ऐसे। अब यही स्ट्रक्चर सेम वहां पे भी है, सिर्फ वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे भी कोई नाइट्रोजनस बेस होगा जो कि पेंटोज शुगर से अटैच होगा, यहाँ पे भी फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं ना शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए की बैकबोन कैसी है, फॉस्फेट और शुगर की है, ठीक है। तो ये चीज है। देन देखो ये वाली फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब क्या न्यूक्लिक एसिड तो बन गया ना, बन गया न्यूक्लियर, इसका मतलब क्या है कि बन गया ऑर्गेनिज्म, मतलब आ गई लाइफ अर्थ पे। तो ये चीज है। स्टार्ट करा हमने सिर्फ स्मोक से या गैसेस से, गैस के गोले से, और हम कहाँ पे पहुंचे, न्यूक्लिक एसिड तक, जहाँ से अब न्यूक्लिक एसिड बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बनी गई, आ ही गई लाइफ अर्थ पे, ठीक है। अब और एक चीज इसमें कुछ चीजें दी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंस और प्रोसेल्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि एक सेल आ गई तो वो सारे के सारे फंक्शन डायरेक्टली सब कुछ कर रही है, नहीं, प्रिमिटिव है। जैसे हमारा फोन अपग्रेड होता है, अब आपको पता है ना कि फोन का पहले एक वर्जन होगा, जैसे आईफोन है, आईफोन में आपने क्या किया कि एक उसका पहले 13 11 होगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 16 प्रो मैक्स, कुछ ऐसे सीरीज आ गई। तो क्या किया, अपग्रेड करते गए ना, अपग्रेड करते गए, पहले में कुछ चीजें रह गई थी तो सेकंड में ऐड कर दी, फिर और ऐड कर दी, फिर और अच्छा परफॉर्म कैसे होगा वो उन्होंने देखा, ठीक है। तो हमारा जो सेल्स है उन्होंने सेम किया, ठीक है, कि पहले क्या कि कुछ देखा कि अरे नहीं ये मशीनरी कम है डालो, ये मशीनरी कम है डालो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते इवोल्यूशन होते 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 हो गए, आज का ह्यूमन बीइंग, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे न्यूक्लिक एसिड अलोंग विथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिथिल हो गया, मीथेन हो गया, या अमोनिया, ये सारे सारे मिलके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों भी मिलके क्या हो गया कि न्यूक्लिक एसिड, ये द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, उसे हम प्रोटोबायंस कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोटोबायंस। अब ये क्या है ये आगे बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो प्रोटोबायंस आर फॉर्म ड्यू टू conservations, that is aggregation of organic molecule। ये क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। जैसे जुड़ते 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 जाओगे क्या होगा, वो बड़ा सा एक गोला बन जाएगा, ठीक है। वही गोला यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, जो कि प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना है। ये गोला किसका बना है, प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना है। अब ओपेरिन कॉल्ड देम कॉन्सर्वेट्स, ओपेरिन ने उसको कुछ अलग नाम दिया। अब हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना खुद का है कि मैं ये नाम दूंगा, मैं ये नाम दूंगा, ठीक है। तो ओपेरिन ने क्या उसको नाम दिया कॉन्सर्वेट्स, एंड सिडनी फॉक्स कॉल्ड प्रोटीनॉइड और माइक्रोस्पियर्स, ठीक है। उसने अलग, उसको लगा मुझे ये नाम देना है भाई, मैं ये नाम दूंगा। ओपेरिन को लगा मुझे ये नाम देना चाहिए, उसने ये नाम दिया, ठीक है, पर दोनों का मीनिंग सेम है। अब मुझे एक चीज इसमें बतानी है कि इसको फर्स्ट सेल क्यों कहा गया। ये छोटे छोटे बबल्स देख रहे हो, ये बबल कुछ नहीं, प्रोटीन, और ये जो बबल तुम देख रहे हो ये बड़े, ये छोटे बबल्स, ठीक है, ये बबल्स कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, जो कि एक बबल जैसे स्ट्रक्चर में रैप हो गया है, ठीक है। अब ये प्रोटीन और लिपिड्स क्या है कि इसको क्यों लाइफ कहा गया, तो ये क्या होता है कि खुद ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फूलते फूलते फूलते, और एक कैपेसिटी के बाद वो क्या होता है, बस्ट हो जाते हैं। जैसे बलून में हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, क्या होगा कि वो फूल जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट जब उसकी रीच हो जाएगी तो वो क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हुआ, और जैसे फटना, जैसे बडिंग हम कहते हैं ना, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो जैसे बर्स्ट होगा तो अलग 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 जो भी है वो बन गया, ठीक है, जो भी अलग अलग पार्ट्स बने वो फिर से एक इंडिविजुअल में एक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज है इनके साथ, ये कॉन्सर्वेट्स बोलो या प्रोटोबायंस बोलो या प्रोटीनॉइड्स बोलो, माइक्रोस्पियर्स बोलो, ठीक है, पर सबका मीनिंग सेम है। अब आप बोलेंगे मैम हम कौन सा नाम याद करें, बेटा हमें सारे नाम याद करने हैं, तुम लोगों को सारे नाम याद करने। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए, या उसे प्रोटीनॉइड बोला होगा, या उसे माइक्रोस्पोर बोला होगा, या उसे कॉन्सर्वेट्स बोला होगा, तुम्हें सारे याद करने, ठीक है, कि हम लोगों को सारे के सारे याद करने, जिससे कि कुछ भी करके क्वेश्चन आए हम मिस आउट ना करें, ठीक है। तो चलो आगे जाते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ
फर्स्ट सेल, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल कैसे हुआ ये देखते हैं। व्हेन आरएनए और डीएनए सिस्टम डेवलप्ड विद इन प्रोटोसेल्स दे लुक लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस। जब ये प्रोटोसेल्स है ना पिछले वाले, उसमें आरएनए और डीएनए जब डेवलप हुए हैं तो वो एक सेल की तरह दिखना स्टार्ट हो गया, या ठीक है लुक लाइक बैक्टीरिया और वायरस की तरह दिखना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो अब देखो यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, याद रखना है। अब यूरे और मिलर ने क्या किया, एक इजी वे में हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम है ही। ठीक है, अब यूरे और मिलर ने क्या किया कि अब ये जानना है कि ये दो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। इन्होंने क्या किया कि अब क्या चाहिए कि कैसे अर्थ पे होगा एटमॉस्फेयर, उसको उन्होंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पे एक चेम्बर लिया, ठीक है इस चेम्बर में पहले 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। अब यहाँ पे उन्होंने कूलिंग के लिए कंडेंसर है कूल करने के लिए आइस, जैसे कि यहाँ से वाटर आएगा ये, ठीक है ये कूलिंग के लिए था। अब यहां से उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वाटर थोड़ा सा कलेक्ट हो जाए। ठीक है, वाटर कलेक्शन के बाद यहाँ पे उन्होंने बॉइल वाटर किया, बॉइल्ड 800 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने वाटर बॉईल कर दिया। ठीक है, जैसे ये वाटर बॉईल होगा क्या होगा कि ये इस पाइप की हेल्प से ऊपर जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम डाला। ठीक है, अब ये वैक्यूम क्या है, ठीक है ये बताते हैं हम नेक्स्ट। वैक्यूम के बाद ये यहाँ से यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, अब ये क्या है ये बताते हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे वाटर है, ठीक है ये वाला वाटर है, ये वाटर है जो कि ऐसे बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है ये वाटर। ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर जमा हुआ है। ठीक है, अब सुनो क्या हो रहा है कि पहले जैसे कि बिजली कड़कना, ठीक है अब ये बिजली कड़कना क्या है कि स्पार्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पार्क चाहिए ना यहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गैसेस डाल दे। कौन सा गैसेस डाल दे, CH4 है, मीथेन, अमोनिया और H2। ठीक है, ये 4 गैसेस याद रखने, इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है या कौन कौन से गैसेस यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट में यूज किए। तो बेटा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये 4 गैसेस उन्होंने यूज किए। अब यहाँ पे ये स्पार्कल करेगा, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए 2। जब ये स्पार्कल करेगा तो क्या होगा कि मिमिक हो जाएगी कंडीशन जो अर्थ पे थी पहले। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कूलिंग के लिए इन्होंने क्या करा, ये चेम्बर बिठाया। यहाँ से क्या होगा कि वो वाटर जो है वो कूल, कंडेंसेशन भी तो करना है। ठीक है, वाटर को ठंडा भी तो करना है, तभी बारिश होगी ना। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा, जैसे ही वाटर ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या होगा, वाटर ठंडा होने की वजह से यहाँ से ये ड्रॉपलेट्स ऐसे नीचे आएंगी। ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट्स नीचे आ गई और ये जो ड्रॉपलेट्स आ रही है, ये जो वाटर आ रहा है, ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इस वाली जगह पे क्या होगा, ये वाटर कलेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हीट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, हीट किया है। अब हीट करने की वजह से क्या हुआ है कि वो बॉईल हो रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस बॉईल किया। अब वो बॉईल हुआ यहाँ पे जो वेपर्स है वो क्या हो रहे हैं, इस वाले पाइप से ये ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब जैसे जैसे वो ट्रॅव्हल करते जा रहे ना बेटा, तब क्या हुआ की बबल्स होगा. ठीक आहे, बबल्स होंगे वहां पे. तर बबल्स नसून नाही म्हणून काय केलं इथे व्हॅक्यूम केलं, ज्याच्यामुळे की बाबा बबल्स होऊ नयेत. आणि मग हे वॉटर काय झालं, हे ही जी वाफ होती ती काय झाली, इकडे आली. ही जशीच इकडे आली, इलेक्ट्रोडच स्पार्क होतात आणि ही सायकल कंटिन्यू होती. आता ज्यावेळी त्यांनी हे वॉटर जे ते एक्झामिन ज्यावेळी केलं हे वॉटर, ठीक आहे, एक्झामिनिंग मध्ये त्यांना काय सापडलं, याच्यामध्ये मायक्रोमॉलिक्युल्स सापडले आणि मॅक्रोमॉलिक्युल्स सापडले. आणि मग त्यांनी हे म्हटलं की हा हे असं होऊ शकतं, ही अशी कंडिशन असू शकते, ठीक आहे, अर्थवरती. आणि मग हे त्यांनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिलं. म्हणूनच हे ऍक्सेप्ट केलेली थिअरीज आहेत. आपण अशाही थिअरीज बघितल्या की ज्या ऍक्सेप्ट केल्या गेल्या नाहीत. ठीक आहे, तर ही थिअरी आहे की जी ऍक्सेप्ट केली गेली की असं असू शकतं. मग युरे आणि मिलर या दोघांनी ही थिअरी दिली आहे. ठीक आहे,
तर हा त्याचा ओरिजिनल म्हणजे जो आपला स्टेट बोर्ड मध्ये दिलेला आहे फोटो असा आहे. ही ओरिजिनल डायग्राम आहे त्याची, तुम्ही बघू शकता. आपण सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट याच्यावरती जाऊ. ओके, आता हा फ्लो चार्ट बघा, एकदम इझी. जर ते लक्षात राहत नसेल, एवढी मोठी मॅम आम्हाला वन शॉट आहे, आम्हाला एकदम सिंपल याच्यामध्ये सांगा, तर तुमच्यासाठी हे आहे की आपण गॅसेस यूज केले. ठीक आहे, लाइटनिंग झालं, स्पार्क झालं, आठवतं, रॉड्स होते, इलेक्ट्रोड रॉड्स होते, स्पार्क झाला. स्पार्क झाल्यानंतर काय काय तयार झालं, अमिनो ऍसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फॅटी ऍसिड्स. हे कुठल्या मॉलिक्युल्स आहेत, हे कुठले आहेत, मायक्रो मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, हे मायक्रो मॉलिक्युल्स आहेत. आपण ऑलरेडी पहिल्यापासून हे बघतो, पहिल्या स्लाइड पासून मी तुम्हाला हे सांगते. आता हे मायक्रो मॉलिक्युल्स झाल्यानंतर त्यांनी काय केले, बायोमायक्रो मॉलिक्युल्स तयार केले. हे काय आहेत, हे काय आहेत, मॅक्रो मॉलिक्युल्स. ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सॉरी, हाँ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इससे क्या बने, ये कॉन्सर्वेट्स बने या माइक्रोस्फेयर्स बने या तुम इसे प्रोटोबाइंट्स कह सकते हो. ठीक है, ये भी हमने चीज देख ली. और इससे क्या तैयार हो गए, हमारी एकदम से इंपॉर्टेंट सेल तैयार हो गए. बेटा ये लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, तुम्हें ये पीपीटी मिल ही जाती है, पर फिर भी ईज के लिए, एक हैंडी होने के लिए तुम निकाल लो स्क्रीनशॉट, में साइड में हो जाती हूँ. ठीक है, अब इसके बाद हम, आई होप कि निकाला, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. अभी बहुत चैप्टर बचा है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जल्दी चले जाते हैं. अब हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट सेल, ये लाइटनिंग. ठीक है, अब लाइटनिंग तो होगी, पर ये अनएरोबिक हेटेरोट्राइप टाइप्स थे जो कि प्रोकैरियोट्स थे. अब अनएरोबिक क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन है नहीं, ओजोन लेयर का हमने ऑलरेडी देख लिया कि ऑक्सीजन है नहीं है. ठीक है, तो क्या हुआ कि अनएरोबिक ही होंगे, फर्स्ट सेल है तो अनएरोबिक ही होंगे. देन कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है, केमिकल्स से बने हैं और वो केमिकल से एनर्जी ले रहे, बाकी कुछ है नहीं उनके पास. देन वो बने अनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक्स, मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं अभी भी, पर फोटो ऑटोट्रॉप्स चल रहा है, सनलाइट की हेल्प से चल रहा है सब कुछ उनका. देन वो बने ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स. ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, कि अब ऑक्सीजन है अर्थ पे तो वो ऑक्सीजन लेके जो भी है फूड बनाने का वो कर रहे हैं. और देन उसके बाद आए यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स आए बेटा, और फिर तो तुम्हें पता ही है कि यूकैरियोट्स से कैसे अलग 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 ऑर्गेनिजम्स बने. ठीक है, 11th का 4th चैप्टर अगर याद होगा तो वहां पे क्या है कि एनिमल किंगडम और कैसे कैसे बनते गए, स्पॉन्जेस से लेके कॉर्डेट तक का सफर हमने ऑलरेडी तय कर चुका है. ठीक है, अब इसके बाद आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. कुछ नहीं है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस सिंपल इतना याद रखना है कि स्टार्टिंग में आरएनए आया एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए हमने देखा. ठीक है, अब इस आरएनए से बेटा ये अगर ध्यान से ये वाली डायग्राम देखो, ठीक है, अगर तुम ये डायग्राम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा कि ये है एक, ये आरएनए है. ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये आरएनए है. अब आरएनए से डीएनए बन सकता है, कैसे बनेगा डीएनए, अब पता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, अगर 2 स्ट्रैंड क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा. ठीक है, सिंपल है. अब डीएनए से सॉरी आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये पता है हमें. आपने चाहे थर्ड ईयर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला जो है जेनेटिक्स के, इसमें आपने पढ़ा है कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है. कैसे बनता है, एमआरएनए होता है. एमआरएनए क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये आरएनए है. ठीक है, एमआरएनए क्या करता है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन, कोई प्रोटीन बना देता है बेटा. तो यही पूरे आरएनए हाइपोथेसिस पे बताया, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में यही चीज तुम्हें बताई है. ठीक है, एक बार पढ़ लेना, स्टेट बोर्ड खोल के रखना, अगर साइड में है तो देखना, उसमें सेम चीजें बताई गई है. इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के इसके आगे और भी तो हुआ है ना इवोल्यूशन, और भी, ऐसा नहीं है कि यहीं पे स्टॉप हो गया. ठीक है, तो और इवोल्यूशन कैसे होगा वो देखेंगे हम. अब चार्ल्स डार्विन, इसे कौन नहीं जानता, चार्ल्स डार्विन को कौन, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है कि चार्ल्स डार्विन कौन है. ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था. ठीक है, अब ये साइंटिस्ट क्या है, इसने डार्विन फिंचेस
मतलब बहुत सारा इतना किया है वर्क, पर डार्विन के फिंचेस के लिए वो बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो वो वाला चीज आगे देखेंगे हम विद इमेज जो है उसके साथ। इसके बाद हमने देखे कि उसने तो कहा कि वो अगर बीक जैसे ओरिजिनल जो थी वो सीड ईटर फिंचेस थी, ठीक है, और वो अलग अलग आइलैंड पे चली गई और क्या हुआ कि उनकी बीक वैसे वैसे मॉडिफाई होती चली गई। तो उसने क्या बोला कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करता है और नेक्स्ट जनरेशन वैसे इवॉल्व होती जाती है। ठीक है, तो इसमें एक फिर लैंडमार्क्स थ्योरी आई। लैंडमार्क क्या कहता है कि दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय जर्मन बॉटनिस्ट ऑगस्ट विसमन। हाँ, अब ये जो है चार्ल्स डार्विन की थियरी उसने डिसअप्रूव कर दी। अब ये डिसअप्रूव क्यों कर दी बेटा? क्योंकि वो क्या कर बोला कि ठीक है बीक का तो ठीक है, उसने क्या किया 21 जनरेशन तक, ठीक है, ये चीज याद रखना, 21 जनरेशन तक he cut the tail of mouse। ठीक है, उसने क्या किया बेटा कि उसने बोला अगर इन्वायरमेंट इतना ही अफेक्ट कर रहा है तो मैं ना टेल कट करके दिखता हूँ माउस की। एक माइस लिया, उसकी टेल कट कर दी। अब टेल कट करने के बाद उसने 21 जनरेशन ले ली, फिर भी उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में पूरी टेल आ रही है, फिर कट कर दिया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखा पूरी टेल आ रही है। तो ऐसे ऐसे करते उसने 21 जनरेशन तक उसने टेल कट करी, पर उससे रिजल्ट सेम ही आया। तो इसका मीनिंग क्या था कि वो फिर उसने बताया हाँ, फिर उसने दो चीजें बताई कि जो भी सोमैटिक सेल्स का जो वेरिएशन आ रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, पर जो जर्म लाइन में वेरिएशन आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो उसने बताई है बेटा। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। he concluded that variation produced in somatic cell या सोमोप्लाज्म, सोमैटिक सेल्स मतलब हमारी बॉडी की सारी सेल, सिर्फ एक सेल को छोड़ के, वो कौन सी है? जर्म सेल। जर्म सेल मतलब गैमेट, या तो स्पर्म हो सकते हैं या फिर ओवम या एग हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे सेल्स कौन से हैं? सोमैटिक सेल्स है। वो कहते हैं आर नॉट इनहेरिटेड, ये चीज याद रखनी, आर not inherited while variation produced in germ-line cell, germ cells में जो मतलब गैमेट्स या गैमेट स्पर्म या एग में जो भी होगा वो क्या होगा? आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या होगी? नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती है बेटा। ठीक है, तो एंड ही प्रपोज द थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म, उसने क्या की? जर्म प्लाज्म की बेटा थियरी दे दी। ठीक है, कि ऐसे ऐसे होता है भाई। तो ये हो गया हमारा इस वाला चार्ल्स डार्विन और लैंडमार्क की थियरी का। नेक्स्ट देखेंगे हम ये डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? द थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जो अच्छा ट्रेट है, म्यूटेशन हो गया, एक अच्छा ट्रेट आ गया, या जो भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ वैसे वैसे वो अडाप्ट करते चले गए, अच्छा नया ट्रेट आ गया है। अब ये अच्छा नया ट्रेट जो है वो आजू बाजू के इन्वायरमेंट के हिसाब से है तो वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज है। बेस्ड ऑन दिस कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल मैटर्स ही पब्लिश्ड अ बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1959। ये चीज याद रखनी है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि 1959 में उसने ये चीज किया है। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या है बेटा कि देखो डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन 5 मेन पोस्टुलेट्स। 5 मेन पोस्टुलेट पे डार्विनिज्म बेस्ड है। ठीक है, अब वो कौन सा है? तो फर्स्ट है ओव्हर प्रोडक्शन। अब बेटा ओव्हर प्रोडक्शन क्या आहे? आता ओव्हर प्रोडक्शन म्हणजे काय की जर तुम्ही एखाद्या सॅल्मन फिशचे एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे, ठीक आहे, आपण सॅल्मन फिशचे एक्झाम्पल घेऊ इथं ओव्हर प्रोडक्शन मध्ये। एक्झाम्पल जर तुम्ही बुक घेऊन बसला सॅल्मन फिशचं तुम्ही एक्झाम्पल बघू शकता, तर प्रोबॅबली सॅल्मन फिश जे आहे ते एका सीझन मध्ये, ठीक आहे, एका सीझन मध्ये किती करतात ते 28 लाख एग्स ते काय करतात? ले करतात। ठीक आहे, आता 28 एका सीझन मध्ये, ठीक आहे, पण त्यातच तुम्हाला दुसरे एक्झाम्पल दिलंय हत्तीचं, ठीक आहे, एलिफंटचं, त्यांना 750 इयर्स लागतात की एवढे समथिंग एक फिगर दिली आहे। ठीक है,
तर त्यांना किती इयर्स लागणार आहेत? 750. दिस इज फॉर एलिफेंट्स, ठीक है। एलिफेंट्स को इतने वर्ष लगेंगे, साल लगेंगे, तब जाके वो बैलेंस हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि तो ये ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो ये आप बोलेगी कि मैम ओवर प्रोडक्शन हो गया सैल्मन फिश का। पर बेटा अगर सैल्मन फिश क्या करेगी, एग ले करेगी, जाएगी, वो सब फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, पर उनमें से ये 28 जो लाख है उनमें से कितने बच्चे जिंदा रहेंगे? कुछ को बड़े फिश खा जाएंगे, कुछ छोटे फिश खा जाएंगे, कुछ खराब हो जाएंगे, ये कुछ भी चीजें हो सकती है बाहर के इन्वायरमेंट पे। तो ये क्या हो गया, क्या हुआ कि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, ठीक है। श्योरिटी तो वैसे एलिफेंट्स में भी नहीं है, पर ये ऐसा है, ठीक है। तो ये ओवर प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया। तो नेचर ने क्या है कि क्या किया है कि इतने में से एटलीस्ट थोड़े से तो फिश जिंदा रह पाए, मतलब वो आगे जाके अडल्ट हो पाए, तो इस वजह से इतनी ज्यादा एगले होते, ठीक है। अब इसके बाद वाली स्टेप क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बेटा अगर 28 लाख सी में एक या नदी में फिश है तो क्या होगा, बहुत सारे, अगर इतने फिश है इसका मतलब है शेल्टर के लिए फाइटिंग होगी, ठीक है, फूड के लिए फाइटिंग होगी। तो जो जो चीजें रोज लगती है उनके लिए फाइटिंग होना स्टार्ट कर, तो यही है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो इसी से एक टर्म ओरिजिनेट हुई है। कौन सी टर्म है वो कौन सी टर्म है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये टर्म है, ठीक है। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो क्या होगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो जीन भी आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्गेनिक वेरिएशंस, अब ये एग्जैक्ट सेम नहीं होते। हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी होते हैं क्या? सेम नहीं, हमें वेरिएशन आते। अब वेरिएशन कैसे आते हैं? मॉर्फोलॉजिकली चेंज होता है, फिजियोलॉजी चेंज होती है, देन क्या होता है, न्यूट्रिशन, देन हैबिट, बिहेवियर पैटर्न, ये सब चीजें चेंज हो जाती। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये याद रखना है, ये लिख लो कि ये नेचुरल सिलेक्शन का इस पे एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल आगे जाके दिया है। तो ये व्हाइट मॉथ, ब्लैक मॉथ का एग्जाम्पल हर बार ये आता है, ठीक है, बहुत बार ये आ चुका है, तो ये कर लो। अब ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बीच में जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो अनफिट है नेचर उसको इलिमिनेट कर देगी, ठीक है। जो फिट है उसी को नेचर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यही है इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स विथ फेवरेबल वेरिएशन। फेवरेबल वेरिएशन मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट है उसको वो अडेप्ट कर रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कश्मीर या कहीं पे स्नोई रीजन पे चले जाओ, ठीक है, वहां पे पोलर बियर्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, स्नो बियर्स मिलेंगे, तो वो क्या, वो अडेप्ट कर चुके, तो वहां पे वो जिंदा रह सकता है। या तुमने देखा होगा कि बहुत सारी हमारे यहाँ की, मतलब जो नॉर्मल रीजन, टेम्परेट रीजन है, वहां की बकरियां देख लो, वहां, और जो स्नोई रीजन है वहां की देख लो, ठीक है। तो हम अगर स्नोई रीजन में गए, क्या होगा, हम ठंड से मर जाएंगे, ठीक है, अगर हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया है या कुछ भी चीज है। पर वो पोलर बियर्स, स्नो बियर्स वहां पे रह सकते हैं, ठीक है, तो वो अडेप्ट कर चुके हैं। तो यही चीज है विथ फेवरेबल वेरिएशंस का मीनिंग, ठीक है, कि जो फेवरेबल है, अडेप्ट कर रहा है, वो रहेगा। आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, सिलेक्ट उसको ही नेचर करेगा जो कि अडाप्ट कर रहा है। जो अडाप्ट नहीं कर रहा है वो बेटा आगे जाके इलिमिनेट होगा ही होगा, ठीक है। देन while those with unfavorable variation perish, या पेरिश और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, इलिमिनेट, पेरिश होगा या इलिमिनेट होगा, वो क्या होगा, मतलब वो जीन्स आगे पास ऑन नहीं होंगे, ठीक है, वो आगे नहीं जाएंगे। तो ये चीज है, ये हमने डार्विन्स के पोस्टुलेट देख लिए, ठीक है। एक बचा है सिर्फ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब न्यू स्पीसीज कब ओरिजिन होती है, जैसे कि उसने क्या बोला है, एक फिंचेस का दिया है कि अगर एक मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड है। अब इस आइलैंड पे ना किसी भी चीज की वजह से यहाँ पे एक पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, 100 पीपल की यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है, ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, ठीक है।
ये पॉपुलेशन है। अब ये क्या हो रहा है बेटा कि ये 100 जो लोग हैं इनमें से कुछ जो है फॉर एग्जाम्पल 30 हो गए, ठीक है, 30 लोग ये पॉपुलेशन छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, पर वो वहां पे जाना पड़ रहा है। तो ये 30 यहाँ पे चले गए, फिर 20 ने सोचा हम भी यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, और फिर 10 ने सोचा हम यहाँ पे चले गए, बच्चे कुछ यहाँ पे रह गए, ठीक है। तो बेटा ये क्या है कि उन्होंने क्या माइग्रेट करा। अब जैसे जैसे यहाँ पे ये 30 ही आया ना, मे भी कुछ हो सकता है कि ये ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे इससे जो उनकी अदर स्पीसीज है उस स्पीसीज से कॉपुलेशन करे तो उनकी अलग स्पीसीज बन सकती है। यहाँ का इन्वायरमेंट शायद अलग हो, वो अलग वैसे डेवलप हो सकते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग हो तो वो अलग वैसे डेवलप होंगे। तो ये है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है। अब यहाँ पे डार्विन ने जो एविडेंसेस दिए बेटा वो एविडेंसेस अब देखते हैं। पहले तो उन्होंने कहा है कि लॉन्ग नेक्ड जिराफ, उन्होंने क्या कहा पता कि पहले के मतलब ये ऐसा है कि पहले जैसे घोड़ा होता है, ठीक है, हॉर्स की तरह छोटे छोटे वो उसकी नेक जो थी वो छोटी थी, तो वो ऐसे ऐसे नीचे 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 खाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने खा खा के खत्म कर दिया सब कुछ, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जो गर्दन है जो नीचे थी वो ऐसे उठा ली और ऊपर ऊपर का वो खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि ऊपर ऊपर की चीजें। तो इसी वजह से ये जो उनका नेक है वो बढ़ गया जिराफ का। तो ऐसा दिया है उन्होंने बेटा कि वह नीचे खा रहे थे, अब नीचे का तो खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर का खा लेंगे। तो ऐसे जिराफ का दिया। देन ब्लैक कलर्ड पेपर मॉथ एंड इवॉल्व ग्रेजुअली न्यू स्पीसीज, ये चीज हम नेक्स्ट इसमें देख लेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और एक बार समझ में आया तो फिर बाद में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये डीडीटी रेजिस्टेंस, पहले के मॉस्किटो अगर तुमने अभी गुड नाइट या जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं वो लगाया है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बेचारा वो जो मॉस्किटो है ना उसके ऊपर बैठा हुआ फिर भी उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। ये क्या हुआ है, उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया। रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल अगर इससे बार बार मर रहा है तो वो क्या कर रहा है, खुद को ही वैसे डेवलप कर लेता है कि जिससे वो ना मरे उस केमिकल से। तो ये डीडीटी रेजिस्टेंट है। पहले के मॉस्किटो ये डीडीटी से मर जाते थे, पर उन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया अब, और वो मॉस्किटो अब नहीं मरते डीडी से। तो ये डीडीटी रेजिस्टेंस है और ये डार्विन ने एविडेंसेस दिए कि ऐसा ऐसा था, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम डार्विन ड्रॉबैक्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विनिज्म। कुछ ड्रॉबैक कुछ ऑब्जेक्शन है जो कि तुम पढ़ सकते हो। माइन्यूट फ्लक्चुएशन वेरिएशन फैक्टर्स विच आर नॉट इनहिबिटेड एंड नॉट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसने छोटे छोटे फ्लक्चुएशन भी कंसिडर कर लिए थे जो कि पार्ट है नहीं, ठीक है। ही ऑल्सो डिड नॉट डिस्टिंग्विश सोमैटिक और जर्म लाइन वेरिएशन को, उसने कुछ भी देखा नहीं है, जिससे कि हमने लैंडमार्क की थ्योरी देखी थी कि तो उसने तो देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने देन ही डिड नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल तो ठीक है पर अराइवल कब हुआ ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। और अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रेजुएशन एक्यूमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन ही वो करता है। बट इफ इट इज सो, अगर ऐसा होता है कि वो यूजफुल ही आगे लेके जाता है तो क्या होता है, देन देयर शुड बी इंटरमीडिएट फॉर्म्स होना चाहिए ना, कि पहले कैसा था ये कैसा था, तो वो बताया। बट इन मोस्ट केसेस इंटरमीडिएट फॉर्म वेर नॉट रिकॉग्नाइज, बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें वो रिकॉग्नाइज किए नहीं गए हैं। Then moreover Darwinism also could not explain existence of natural flowers and the sterility of hybrid कैसे आए ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस है थियरी पे, डार्विनिज्म पे। देन द मेन फीचर ऑफ म्यूटेशन थियरी, म्यूटेशन का मीनिंग क्या है, म्यूटेशन सुनो पहले हम लिख लेंगे। म्यूटेशन क्या होता है कि सडन change in DNA, सडन चेंज इन डीएनए या जीन या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो, इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। अब ये क्या है, सडन चेंज, अचानक से चेंज होता है डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई चेंज होना है तो उसमें बहुत सारे साल लगते, जैसे टेल का जाना, ठीक है, आधी शेपटी होती ती हळूहळू ती टेल काय झाली डिजनरेट झाली, पण त्याला इयर्स गेले, ठीक आहे, त्यावेळी कुठं तसं झालं, ठीक आहे। पण म्युटेशन काय आहे की एका जनरेशन मधून नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ते होऊ शकतं। तर म्युटेशन आर लार्ज
सडन अँड डिसकंटिन्युअस. लार्ज असतात ते सडन असतात, अचानक होतात, आणि असं नाही आहे की आता एका जनरेशन मध्ये होतं, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये गेलं, मग त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशन पण मध्ये होईलच. 50-50 होईल किंवा नाही होईल, डिसकंटिन्युअस आहे. त्याच्यानंतर दीज चेंजेस आर इनहेरिटेबल. पण हे म्युटेशनचे चेंजेस कसे इनहेरिटेबल आहेत, म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ते जाऊ शकतात. म्युटेशन प्रोव्हाइड द रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन. म्युटेशनमुळे कळतंय की ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन म्हणजे होऊ शकतं, पुढे अजून इव्होल्युशन होऊ शकतं. जर तुम्हाला आठवत असेल तर एक केस आली होती की व्हाईट कलरचे टायगर्स, ठीक आहे, तर ते खूप रेअर होतं, त्यांना कन्झर्व करण्यासाठी खूप साऱ्या गोष्टी केल्या गेल्या, पण तेच आहे की म्युटेशन झालं, अचानक कसं काय होऊ शकतं ना, तर हे म्युटेशन आहे, म्युटेशनमुळे होऊ शकतं. ठीक आहे, म्युटेशन मे बी युजफुल ऑर हार्मफुल. आता म्युटेशन युजफुल असू शकतात, म्युटेशन हार्मफुल असू शकतात. जर युजफुल आहे तर नेचर त्याला सिलेक्ट करतं, ते पुढे जाऊ शकतं. पण जर हार्मफुल आहे तर नेचर काय करतं, त्याला बेटा एलिमिनेट करून टाकतं. आता accumulation of these mutation over a period of time leads to the origin and establishment of new species. क्या होता है accumulation, मतलब ये जैसे जैसे बढ़ता चला, मतलब नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में ये म्यूटेशन आता चला जाता है, वैसे क्या होता है बेटा कि न्यू स्पीसीज फॉर्म होती चल, क्योंकि पहले वाले में तो नहीं था, अब न्यू वाले में आ गया तो क्या स्पीसीज अलग होगी ना. ठीक है, देन हार्मफुल म्यूटेशन में पेरिस एंड गेट इलिमिनेटेड. ये हमें पता है कि हार्मफुल अगर म्यूटेशन है तो वो क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा या बाहर चला जाएगा. ठीक है, अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. अब मॉडर्न थ्योरी में बेटा कुछ चीजें हैं ना जो रिपीट आई है इस चैप्टर में, तो हम क्या करेंगे उसको जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि टाइम हमारा सेव हो जाए. आपको पढ़ने में और टाइम लगेगा तो ये वन शॉट वो जल्दी हो जाए, मतलब आपको बहुत सारे दिन बहुत सारे घंटों एक ही लेक्चर पे ना बैठना पड़े. ठीक है, तो जो भी डबल चीजें आएंगे मैं आपको बता दूंगी कि वो चीजें क्या है. जैसे कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ कंप्राइजेस, इन्होंने क्या किया अब कि कंप्राइज कर दिया. पहले तो थी, जैसे मैंने बोला ना अपग्रेड होता है फोन हमारा, वैसे ये थ्योरी अपग्रेड होती जा रही है. अब क्या हुई मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इसमें जेनेटिक वेरिएशन कॉज ड्यू टू वेरिएशन एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन. अब जेनेटिक वेरिएशन होता है, जीन्स में अगर चेंज होता है तो हमने उसे म्यूटेशन कहा है. म्यूटेशन हो सकता है ना, या एक्स्ट्रा जीन आ सकता है, कम जीन आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिलीशन ऑफ जीन हो सकता है. रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ का क्रोमोसोम मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे चला गया. ठीक है, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे पहले कुछ मटेरियल था वो यहाँ पे आ गया. इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. देन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मीनिंग क्या है कि एक पॉपुलेशन, माइग्रेशन का मीनिंग क्या है, ये एक पॉपुलेशन है तो इसमें से कुछ जो है वो बाहर चले गए पॉपुलेशन से. ठीक है, तो ये माइग्रेशन हो गया. देन सेकेंड नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि नेचर कौन से अच्छे ट्रेट रखता है, बुरे ट्रेट को इलिमिनेट कर देता है. ठीक है, देन आइसोलेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब क्या कि एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, उन्होंने क्या क्या आइसोलेट कर दिया. जैसे कोविड में हमने देखा ना कि आइसोलेशन में रखते थे, एक अलग साइड, एक अलग कमरे में रखते थे. ठीक है, तो ऐसे ही आइसोलेशन, ये क्या हो गया, खुद को आइसोलेट कर दिया कुछ नई जगह पे और वो नई स्पीसीज तैयार हो गई. ठीक है, अब हम आगे जाएंगे. अब यहाँ पे देखो जेनेटिक वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. जेनेटिक वेरिएशंस किस किस से हो सकता है. ठीक है, तो ये जेनेटिक वेरिएशंस का दिया है. इसमें क्या है, एक तो जीन म्यूटेशन हो सकता है. जीन म्यूटेशन का हमने देखा है ना भाई, पहले ही देखा है, आपको पता है, सडन चेंज इन डीएनए, यही है ना. अब देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, अब भी हमने देखा. ठीक है, अब भी हमने ये देखा, ये क्रॉसिंग ओवर का था. ठीक है, अब ये होने के बाद, ये होने के बाद जीन फ्लो. अब ये कुछ नई चीज है. जीन फ्लो मतलब क्या, ठीक है, जीन फ्लो मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन है बेटा, अगर ये 100 पीपल की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसमें 200 अलग अलग अलील्स है. ठीक है, तो ये 200 जो अलील्स है उसमें से फॉर एग्जाम्पल या 100 में से 50 बाहर चले गए तो ये जीन फ्लो हो गया ना.
जीन जो है वो बाहर चले गए, 50 जीन्स जो है वो बाहर चले गए, ये जीन फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जीन फ्लो इज मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, एक तो आ रही है या फिर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे से 50 गए, यहाँ से 200 क्या हो गए, अंदर आ गए, ठीक है। तो यही जीन फ्लो है। अब उसके बाद क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या है बेटा कि अचानक से भूकंप आ गया, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी, जैसे कि एनी रैंडम फ्लक्चुएशन या अल्टरनेशन इन अलील फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होता है, अलील फ्रीक्वेंसी, अलील मैंने अभी बताया ना कि 100 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें 200 अलील्स होंगे, जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे देखो, ये 2 अलील हो गए, ये 1 अलील, ये 2 अलील, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी कि क्या है वो अलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अलील फ्रीक्वेंसी अकरिंग इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस या बाय चांस, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। अचानक से भूकंप आ गया या सुनामी आ गई या कुछ ऐसे बाढ़ आ गई तो वो क्या होगा, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा बेटा, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोमल अबरेशन, ठीक है। अब क्रोमोसोमल अबरेशन क्या है कि डिलीशन, अचानक से जीन एक डिलीट हो जाता है, ठीक है। एक हाथ जीन क्या हो गया, डिलीट हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डी वाला जीन, ये तो डी वाला जीन ही डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीशन हो सकता है। देन क्या हो सकता है बेटा कि डुप्लीकेशन हो सकता है ना, द जीन्स आर रिपीटेड, और डबल, अचानक से डबल हो गया ये जीन, यहाँ पे दिया है ये देखो, ठीक है, डुप्लीकेट हो सकता है। देन क्या हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। इन्वर्जन मतलब कि 180 डिग्री ट्विस्ट होके वही जीन आगे आ रहा है, ये ट्विस्ट का दिखा है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और अ सेट ऑफ जीन टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। दूसरे ही जीन, नॉन होमोलॉगस मतलब दूसरे ही जीन पे वो चला गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रोमोसोम की पेयर है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम की पेयर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये नॉन होमोलॉगस हो गए ना। ये वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम से ये नॉन होमोलॉगस, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनमें होना चाहिए ना कि इनमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि चेंज कर सकती है एक पॉपुलेशन में, तो वो चीजें हम देख रहे थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक, जो कि मुझे पसंद है और इम्पॉर्टेंट भी, एग्जाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है बहुत बारी। अब देखो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह सुनो कि एक ना ब्रिटेन नाम का शहर था। अब उसमें क्या हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियल जो भी रिवॉल्यूशन आया उससे पहले कि यहाँ पे ना पेड़ पौधे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, ठीक है। अब इस पेड़ पौधे पे लाइकेंस ग्रो करते थे, ठीक है। लाइकेन का दूसरा नाम क्या है, इसे हम और क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। लाइकेन को और क्या कहते हैं हम, पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं ना लाइकेंस को, ठीक है। लाइकेंस को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं बेटा। अब ये जो लाइकेंस है, अब बिफोर का चल रहा है हमारा, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या हुआ है कि पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है कि जहां पे पोल्यूशन नहीं होता वहीं पे ही सिर्फ ये लाइकेंस आते हैं। अब क्या हुआ है बेटा कि यहाँ पे लाइकेंस तो आ गए, पहले ये जो है ग्रे व्हाइट विंग्ड मॉथ या बिस्टोन बिटुलारिया, ये मॉथ्स प्रेजेंट है। ये यहाँ पे जो दिखाए गए, ये अगर दिख रहा होगा तो ये वाला, ये एक है जो कि ब्लैक वाला है, ठीक है, ये ऐसे, और दूसरा यहीं पे दिखाया गया है जो व्हाइट वाला है, ये अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है। या इसकी डायग्राम तुम्हारे बुक में भी होगी, देख लो। तो यहाँ पे एक व्हाइट और एक ब्लैक, ये जो नीचे वाला है ये व्हाइट वाला है, ये ऊपर वाला है ये ब्लैक वाला है, ठीक है। तो ये जो है ये बिस्टोन बिटुलारिया, तो ये प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ अगर व्हाइट के ऊपर व्हाइट रख दिया तो वो क्या दिखेगा, जैसे अगर ये ब्लैक है, मानो ये ब्लैक है, ठीक है। अब मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम्हें दिख रहा है कुछ, ये यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। तो यही चीज है कि
यही चीज है। अगर हाँ यहाँ पे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे जरा ग्रीन कलर है, पर ये अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखेगा। वैसे ही व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखेगा क्या? नहीं। तो ये ना कैमोफ्लेज हो जाते, ये छुप जाते थे, ठीक है, किसी भी प्रीडेटर से जो उनको खाने आते थे। अब क्या होगा? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम देखेंगे आफ्टर वाला। हम क्या देखेंगे अब? आफ्टर वाला। जब इंडस्ट्री आई, अब जैसे जैसे इंडस्ट्री आई बेटा, तो क्या हुआ? इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, तो स्मोक से क्या होता है? काला काला ऐसे ब्लैकिश हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये ब्लैक हो गया। ये पूरा क्या हुआ? ये यहाँ पे क्या हुआ? ये पूरा ऐसे ब्लैक हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ब्लैक के ऊपर, ठीक है, ब्लैक के ऊपर अगर व्हाइट बैठेगा तो क्या होगा? वो दिखेगा ना बेटा, यहाँ पे तो ये दिख जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैक है उसके ऊपर ये ऐसे बैठ रहा है तो ये दिख जाएगा, तो प्रीडेटर्स को आसानी से दिखते थे, तो वो क्या करते थे? इसको खा लेते थे, ठीक है, इसका शिकार कर देते थे। अब क्या हुआ कि बेचारे बड़े परेशान हो गए, तो इनमें धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया। अब ये क्या हुए? ये व्हाइट से कन्वर्ट हो गए ब्लैक में, ठीक है। तो ये क्या हुए? व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। तो अब ये भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक हो गया, तो क्या होगा? दिखेगा नहीं, कैमोफ्लेज होगा। तो इसे ही हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि अच्छा ट्रेट, अच्छा म्यूटेशन, अच्छा इवोल्यूशन आगे कंटिन्यू होता है। अगर कोई बुरा है तो वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यही था ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आई होप कि ये आप लोग लिख लोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। अब ये बिस्टोन कार्बोनारिया मतलब क्या है? ये ब्लैक वाला, ठीक है। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? बिटुलारिया याद हो जाता है, ठीक है। ये याद नहीं होता, कार्बोनारिया को याद करोगे। कार्बन मतलब ब्लैक, किसी चीज को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो ब्लैक कलर, वो सूदिंग फ्लेम देता है। तो इससे याद करोगे ये कार्बोनारिया है, ठीक है। हम आगे जाते हैं। अब आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या हो सकता है? या तो वो जोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, या तो वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन का ऑलरेडी बताया था कि अगर भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लैंड है, एक कॉन्टिनेंट है, वो यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला पीस अलग हो जाएगा और ये वाला पीस अलग हो जाएगा, ठीक है। किसी भी भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, बहा के ले चली गई, या बाढ़ आ गई, या कुछ भी चीजें हो गई, तो वो क्या होगा? वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। मतलब एक स्पीसीज दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, खुद को आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट हो गई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में एक तो ऐसा होगा कि वो दोनों मैच्योर होंगे अलग अलग, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होंगे अलग अलग सीजन में, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होंगे, या ऐसी कुछ चीजें हो सकती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कि आइसोलेशन मैकेनिज्म, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म क्या हो सकता है। एक तो प्री और पोस्ट दो है। प्री मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में हैबिटेट आइसोलेशन हो सकता है, अलग अलग हैबिटेट में। मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसा हो सकता है कि दोनों का हैबिटेट ही अलग है, ठीक है। अब दूसरा हो सकता है सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन क्या है बेटा कि अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रॉग है, फ्रॉग कुछ अलग सीजन में भी ये कैसे, जैसे रेनी सीजन में वो क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, पर अलग अलग सीजन हो सकता है। एक फ्रॉग अलग सीजन पे मैच्योर हो रहा है, दूसरा अलग सीजन, तो वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, ठीक है। देन इथोलॉजिकल आइसोलेशन ड्यू टू स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर। एक स्पेसिफिक मेटिंग, एक का अलग स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर है, दूसरे का अलग मेटिंग बिहेवियर, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे? मेटिंग नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। और तीसरा है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में बेटा क्या होगा कि मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन हैव डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही अलग अलग है, तो वो नहीं कॉपुलेशन करेंगे या मेटिंग करेंगे या रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्री का। अब ये है पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक। अब मेटिंग तो हो गया है, ठीक है, हम देख रहे थे बिफोर मेटिंग, हमने जो पिछला वाला देखा। अब मेटिंग हो गया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? एक तो गैमेट मोर्टेलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैमेट मोर्टेलिटी में क्या हो रहा है कि गैमेट ही मोर्टाइल हो रहा है, ठीक है, डेथ हो रही है। जैसे कि
डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल कोई गैमेट एक टाइम पे रिलीज हो रहा है, दूसरा गैमेट उस टाइम पे रिलीज ही नहीं होगा, तो क्या होगा, गैमेट मोर्टेलिटी। या फिर हाँ, फर्स्ट जैसे ह्यूमंस में होता है कि फीमेल का एग क्या हुआ 14 डे पे, अगर 14 डे पे स्पर्म रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा, गैमेट, वो एग तो डेड हो जाएगा ना 1-2 दिन के बाद। तो यही चीज है। देन जाइगोट मॉडल, किसी भी चीज की वजह से अगर जाइगोट जो बन चुका है, अब स्पर्म और एग क्या हो गया, फर्टिलाइज कर दिया है, पर वो जाइगोट ही नहीं बच रहा है, ठीक है, वो जाइगोट ही डेड हो रहा है, किसी भी रीजन हो सकता है। देन हाइब्रिड स्टेरिलिटी, अब जो हाइब्रिड बनता है वो स्टेराइल बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, हाइब्रिड्स डेवलप टू मैच्योरिटी, हाइब्रिड मैच्योर तो होते हैं बट बिकम स्टेराइल ड्यू टू फेल्यूर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस, प्रॉपर मियोसिस ही नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर मियोसिस नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, वो स्टेराइल हो रहा है। स्टेराइल जैसे म्यूल मतलब खेचर या खच्चर, तो अगर तुम देखोगे, अगर ऐसे कहाँ पे वैष्णो देवी बहुत पहाड़ है चढ़ने के लिए, तो बूढ़े बुजुर्ग जो जाते हैं उनके लिए अगर वो चढ़ना नहीं हो रहा है तो वो उस पर बिठा कर उनको ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े जहाँ पे भी मंदिर है या कोई क्या कहते हैं पर्यटन स्थान आहे, जर तिथे जायचं असेल तर याचा यूज केला जातो, पण ते स्टराईल असतं, ठीक आहे। मग हे काय, म्यूल काय, गाढव आणि घोडा यांचा हाइब्रिड बनवलेला है, हॉर्स एंड डोंकीचा हाइब्रिड है जिसे हम म्यूल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पोस्ट मेटिंग का। देन बेटा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हमने ऑलरेडी ये देखा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या किससे किससे होता है। एक तो म्यूटेशन से होगा, म्यूटेशन हमने ऑलरेडी देखा है। दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, ये याद होगा, अगर याद होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ की चीज यहाँ जाना, यहाँ का कुछ मटेरियल यहाँ जाना, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन वाला देखा। जीन फ्लो हमने देखा बेटा, जीन फ्लो में हमने क्या देखा कि एक पॉपुलेशन है तो यहाँ से कुछ बाहर जा रहे हैं, बाहर से कुछ अंदर आ रहे, ठीक है। तो ये होगा जीन फ्लो। देन हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि अचानक से कोई भी नॅचरल आपत्ती आ गई आहे, ठीक आहे, नैसर्गिक आपत्ती ज्याला आपण म्हणतो ती आली आणि त्याच्यामुळे काय झालंय, जसं त्सुनामी असू शकते, भूकंप असू शकतो, कुठलाही रीजन असू शकतो। देन नेचुरल सिलेक्शन हमने देखा बेटा कि नेचर कैसे अच्छे ट्रेड को ही आगे कंटिन्यू करता है और बुरा ट्रेड जो है उसे वहीं पे इलिमिनेट कर देता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आता है, इसके एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि स्टेबलाइजिंग 3 टाइप का है बेटा, ठीक है। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि मीन वैल्यू, मीन मोड मोडियन मेडियन शायद है मैथ्स में, तो तूने देखा होता है कि जो मीन वैल्यू है, मीन मतलब बीच वाली जो वैल्यू है ना, तो उसी पे क्या होगा कि वही सिर्फ आगे जाएगा, ना कि एक्सट्रीम कैरेक्टर्स के। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमारे स्टेट बोर्ड में कि छोटे बच्चे अगर उनका वेट बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो वो भी जिंदा नहीं रहता है, अगर बहुत कम है तो वो भी, तो मीडियम वेट के ही बच्चे जो है वो हेल्दी होते हैं, वो आगे जाते हैं। तो यही है स्टेबलाइज होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये है बेटा डायरेक्शनल सिलेक्शन का। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई एक डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन से, जैसे हमने मॉथ का देखा था, एक ही डायरेक्शन थी, या तो ब्लैक मॉथ या तो व्हाइट मॉथ, तो ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन वाला ग्राफ, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चला जाएगा, कौन सी भी एक ही डायरेक्शन में, वो क्या होगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन ये थी, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी और ये आफ्टर सिलेक्शन है, मतलब ये आगे आगे एक ही डायरेक्शन में। जैसे हमने किसका देखा था, हमने मॉथ का देखा था, याद है, हमने यहाँ पे मॉथ वाला एग्जांपल देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट, कहाँ चला गया वो, हाँ ये बिस्टॉन बिटुलारिया, ठीक है, ये ब्लैक और व्हाइट। तो ये क्या है, एक ही, मतलब ब्लैक तो ब्लैक, व्हाइट तो व्हाइट, सॉरी हाँ डायरेक्शनल चल रहा था, ठीक है। तो ये ब्लैक तो ब्लैक, व्हाइट तो एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा, वो डायरेक्शनल सिलेक्शन वाला है बेटा। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें क्या दिया है बेटा कि सिलेक्शन डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है। डिसरप्टिव मतलब क्या कि मीडियन वाला जो है ना वो नहीं जिंदा रह सकता, सिर्फ जो एक्सट्रीम वाले दो है वही सिलेक्ट, यहाँ पे देखो जो एक्सट्रीम वाला है, ठीक है,
वही रहेंगे, जो बीच वाला है वो नहीं रहेगा। अब ये क्या है, अब इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है जैसे कि डार्विन के फिंचेस, ठीक है। डार्विन के फिंचेस याद है तुम्हें, अगर बीक बहुत छोटी है तो वो छोटे छोटे कीड़े खा सकता है या फिर छोटे छोटे दाने खा सकता है। अगर बीक बड़ी है तो वो फिश खा सकता है, तो दूसरे ये खा सकता है। पर अगर मीडियम साइज की बीक है तो ये मुश्किल है उनके लिए, वो जिंदा नहीं रहते जनरली, इवोल्यूशन में वो इलिमिनेट हो जाते, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के देखे। फर्स्ट हमने देखा कि मीन वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखी, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल क्या देखा, स्टेबलाइजिंग में एग्जाम्पल देखा चाइल्ड का। देन हमने क्या देखा, मीन वैल्यू का। देन हमने डायरेक्शन देखा कि वन डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, इसका हमने एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल क्या देखा हमने, ब्लैक एंड वाइट मॉथ का। और हमने बेटा क्या देखा, लास्ट में हमने क्या देखा, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन वाला देखा कि मीन वाला नहीं होगा। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा, डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस देखिए बेटा, ठीक है। अब इससे आगे जाएंगे हम, आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन, ये पता है आपको। आइसोलेशन मतलब क्या, कि एक पॉपुलेशन से खुद को आइसोलेट करके रखना, और न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, ठीक है। न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी, वो होगा आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई है, इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं गवाएंगे। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होगा बेटा कि हम क्या करेंगे, सुनो पहले। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं, अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बड़ा ही अच्छा प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें कि फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेटा एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये है पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे लिखो, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, a group of organism of a species present in same or different geographical area, ठीक है। ये पॉपुलेशन है, कोई भी एक पॉपुलेशन, एक स्पीसीज ले लो, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है, अगर मान लो कि ये 100 इंडिविजुअल्स है, ठीक है, ये कितने हैं, 100 इंडिविजुअल्स है, तो उनमें अलील कितने होंगे बेटा, अगर इंडिविजुअल 100 है, ठीक है, 100 लोग है, तो उनमें अलील कितने होंगे, अलील कितने होंगे। अब अलील क्या है ये मैं बता देती हूँ। अलील क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ये फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम की पेयर है, ठीक है। हमें पता है एक मदर की तरफ से आता है, एक फादर की तरफ से आता है। अब जो मदर वाला है, मान लो यहाँ पे मदर का आई कलर जो है ना वो ग्रीन है, ठीक है, इसे हम कैपिटल बी लिखे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल बी लिखे। पर जो फादर के साइड से आया, उनका आई कलर क्या है, उनका आई कलर ब्लू है, तो इसे स्मॉल बी लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो पता चला। अब अगर एक इंसान में ऐसे है कि 2 अलील है, तो 100 में कितने होंगे, ऑब्वियस है 100 में कितने अलील्स हो जाएंगे बेटा, कितने होंगे, 200 अलील्स, ठीक है। अब ये जो 200 अलील्स है बेटा, ये यहाँ तक क्लियर है क्या हुआ है कि हमने सिर्फ क्या देखा है, एक पॉपुलेशन देखी है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें अलील देखे हमने, अलील्स कितने हैं, अलील्स 200 है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम, उसे हमें कैपिटल बी स्मॉल बी दिया है। अब अगर मान लो कि 200 में से 120 जो है ना वो बेटा कैपिटल बी वाले, और जो 80 बचे वो क्या है, स्मॉल बी है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आएगा, बेटा 3:2, 3:2 ये रेशियो आएगा। अब इसके लिए हमारे पास हम अब क्या करेंगे कि हम इस कैपिटल बी को कंसीडर करेंगे पी, और स्मॉल बी को कंसीडर करेंगे क्यू, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, P + Q = 1।
मतलब इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा बेटा, ये देखो p को अगर कंसीडर करो 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 आ गया। तो ये हमेशा 1 आ जाएगा। तो जो भी पॉपुलेशन ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में होती है वो ना इवोल्यूशन नहीं करती है, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। अब इसके बाद ये होने के बाद अगर मुझे उसमें पता करना है कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी सॉरी हाँ स्मॉल बी, तो वो कैसे होगा, उसके लिए और एक फॉर्मूला है बेटा। वो कौन सा फॉर्मूला है हम देखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे बेटा, ये कैसे करेंगे ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल 0.6 क्यू क्या है हमारा, 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दो। देन क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या है 0.4 है, तो 0.4 इंटू 0.4 करो, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करेंगे पता है, मान लो ये तुम्हें दिया है, ठीक है, तुम्हें ढूंढने के लिए ये इतना इतना है, ये इतना इतना है, ये ढूंढो, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये दिया है तुम्हें, ये p दिया है तुम्हें 0.3 सेकेंड, सॉरी 0.3 दिया है p, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें बोला है q ढूंढो। कैसे ढूंढोगे q, कैसे ढूंढोगे तुम, कि p दिया है, q को ढूंढना है, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 कितना आया 0.7, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो ये तुम्हें देना इजी है, आ जाएंगे। अब एक चीज है, अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहना है किसी भी पॉपुलेशन को, तो रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है, रैंडम मेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि डिसाइड कर लिया है कि इसी के साथ शादी करनी है, इसी के साथ रहना है, नहीं, रैंडमली होना। जैसे फिश या फ्रॉग क्या करते हैं, अपने एग रिलीज करते हैं, फीमेल फ्रॉग अपने एग रिलीज करेगी, मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज करेगा वाटर में, और फर्टिलाइजेशन, तो ये रैंडमली है, पता नहीं है ना कौन सा स्पर्म कौन से एग को जाके फर्टिलाइज करेगा, तो ये रैंडम है। तो अगर ऐसा चाहिए कि जैसे 120 कहाँ चला गया, हाँ ये 120 और 80 यही रेशो, ये पेरेंट्स का रेशो है, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट्स का रेशो है, ठीक है। और यही रेशो अगर ऑफस्प्रिंग में चाहिए तो तब ये हार्डी वेनबर्ग है, तब हम कहेंगे कि ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं ये पॉपुलेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये नोट्स वैसे भी मिलते ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अडप्टिव रेडिएशन क्या है, डार्विन का ये याद रखना। हमने देखा, हमने वहां पे बोला था कि आपको बाद में बता दूंगी, जहाँ पे डायग्राम है वहां पे। तो ओरिजिनली ये जो है, ये जो दिख रही है प्यारी सी चिड़िया, ठीक है, ये बर्ड, ये ओरिजिनली ये कैसे थे, ओरिजिनली बेटा ये ओरिजिनली सीड ईटर थे, ठीक है। अब ये गैलापागोस आइलैंड पे है, ठीक है, ये सब चल रहा है गैलापागोस आइलैंड पे। अब वो फॉर एग्जांपल ये आइलैंड है पूरा, ठीक है। अब ये गैलापागोस आइलैंड में चल रहा है, ओरिजिनल यहाँ पे थी, छोटी बीक थी उनकी। अब ये क्या हो गया, ये अलग अलग पार्ट्स में आइलैंड के चली गई है, ये अलग अलग पार्ट्स में, और जहां पे जैसा खाना है। अडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना, ठीक है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन है। तो फॉर एग्जांपल इसकी बीक ऐसी हो गई है, इसकी थोड़ी सी ऐसे कर्व बीक हो गई है, बहुत ही कर्व बीक हो गई है। देन इसकी क्या है, लंबी और कर्व बीक है, छोटी ऐसी हो गई है। तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से वहां पे जो जो जैसे जैसे खाना मिलता है उसके हिसाब से उनकी बीक मॉडिफाइड हो गई है। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग है कि जहां भी वो बर्ड गए उन्होंने वहां का जो इन्वायरमेंट है वैसे वैसे खुद को ढाल लिया, वैसे वैसे इवोल्यूशन होता चला गया और उनकी बीक जो है वो चेंज होती गई। पर ओरिजिनल जो थे, ओरिजिनल कौन से थे, वो सीड ईटर थे, पर बाद में वो इंसेक्ट ईटर हो गए, वो सारी मतलब ऐसे कुछ हो गए जो फ्लावर्स का जूस जो है वो पीते थे, मतलब
जो चीजें हैं, मतलब अलग अलग बीक जो है उनकी डेवलप होती चली गई, ठीक है। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन का है। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए कुछ एविडेंसेस मिले, ठीक है। एविडेंसेस यानी कनेक्टिंग लिंक कुछ हो सकती है, मिसिंग लिंक हो सकती है, ये सेम ही है दोनों, कनेक्टिव या मिसिंग लिंक हो सकती है कि इवोल्यूशन हुआ है। बेटा ये तो समझना चाहिए ना, कि हमें पता होना चाहिए, हर चीज तो हम ऐसे ही हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, हमें उसका कुछ एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो एविडेंसेस क्या है कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, इसके लिए ना कुछ चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट बताया गया कि पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है कि फॉसिल्स मिले। बेटा अगर किसी चीज के फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे डायनासोर्स के अगर फॉसिल्स मिले, तो इसका मीनिंग क्या है कि डायनासोर्स थे ना पहले, हमने थोड़ी डायनासोर्स देखे, उसके ऊपर बड़े सारे मूवीज आए ये, पर हमें थोड़ी पता है कि डायनासोर्स थे, पर क्या हुआ उसके फॉसिल्स मिल रहे। बेटा जिस भी चीज के फॉसिल्स मिलते हैं, अब ये फॉसिल्स कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ हड्डियां ही नहीं, मे भी उनका इंप्रेशन हो सकता है, अगर जहां से जानवर चला गया है, कोई भी एनिमल चला गया है, उसके फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स के हिसाब से हम ले सकते हैं, या कोई छाप छोड़ के गया है, या कार्बन प्रिंट है, या ऐसे हुआ है कि जहां पे भी वो गया है वो उसमें कोई क्या कह सकते हैं, मेटल का लिक्विड आ गया है, वो सॉलिड हो गया है, उस पे से मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैलेंटोलॉजिकल है। अब इसमें एक कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक तुम बोल सकते हैं कि दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, आर्कियोटेरिप्स बर्ड है, ठीक है, आर्कियोटेरिप्स, आर्कियोप्टेरिक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अब ये कनेक्टिंग लिंक क्या होता है पता है बेटा कि तुम्हें, एक जैसे कि अगर बर्ड और रेप्टाइल का ये कनेक्टिंग लिंक है, तो उसमें दोनों भी कैरेक्टर, बर्ड के तो होंगे ही होंगे, पर उसमें क्या होगा कि रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स आएंगे, उसका मैंने फोटो आगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टिथ है, बीक है पर उसमें टिथ है, ठीक है। देन स्केल से बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, तुम्हें पता है, अगर तुमने बर्ड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब जो पढ़ा है तुमने, मॉर्फोलॉजी देखा होगा, तो उसके स्केल्स होते हैं, पर वो कहाँ पे होते हैं कि सिर्फ ये वाले रीजन्स पे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसके यहाँ पे भी स्केल है, क्लॉड डिजिट है, विंग्स है, फेदर्स है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो रेप्टाइल से मेल खाती है। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड है जो कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलो या मिसिंग लिंक बोलो, ठीक है। तो ये दोनों भी तुम इसे कह सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा मॉर्फोलॉजी। अब ये क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, इसमें होमोलॉगस ऑर्गन्स दिए है, ठीक है। मतलब मॉर्फोलॉजी कैसे दिखते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, स्ट्रक्चर सिमिलर है उनका, पर वो फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में तो वो सेम है दिखने में, तो इसी वजह से यहाँ पे दिया है, देखो ये ह्यूमन का हैंड है, ठीक है, ये क्या है, ये ह्यूमन का हैंड है ऐसे, ये बोन्स तुम्हें बताओगे 11th में सबने पढ़ा है, ठीक है, बोन्स वाला चैप्टर जो है, ठीक है। तो ये ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ठीक है। तो ये ह्यूमन का हैंड है। अब उसे ही मिलता जुलता कौन सा है, ये बर्ड का है, बैट का है, वेल का भी है, हॉर्स का और लिजार्ड का, सबका सेम, ये देख रहे हो ये सब सेम है, ठीक है। पर अब बेटा ये फंक्शन अलग अलग करते हैं, मतलब बर्ड क्या करता है, विंग्स, उड़ने के लिए हेल्प करता है। देन ये बर्ड्स का क्या है कि उड़ो, तो ये बर्ड उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प करता है। देन बैट का क्या है, लटकने के लिए हेल्प करता है। देन वेल का फ्लैपर्स की तरह कि स्विम करो। देन हॉर्स का क्या करता है कि भागो, भागने के लिए काम आता है। और लिजार्ड का क्या है कि चिपकने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ऑर्गन सेम तो दिखता है, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम है, पर वो फंक्शन अलग अलग करता है, ठीक है। तो ये चीज है। देन आगे हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। ये हमने कल कंप्लीट कर दिया होमोलॉगस ऑर्गन। हम अब देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स आर दोज विच आर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर बट फंक्शनली सिमिलर। स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। पहले इसमें क्या था कि स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है, इसमें क्या है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये चीज याद रखनी है। अब ये विंग्स देखो, ये भी उड़ने के काम आएंगे, ये भी उड़ने के काम आएंगे, बर्ड और इंसेक्ट के विंग्स, पर इसका ये सिमिलर नहीं है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज है, ये याद रखना है, ये वाली चीज है।
देन वेस्टिजियल ऑर्गन करके एक टर्म है, ठीक है। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है कि ऐसे ऑर्गन जो पहले यूज में तो होते थे पर अभी वो यूज में है नहीं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब ये कैसे, जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आंखों के यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो वहां पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ ये वाले रीजन पे ना, ये वाले रीजन पे यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि यूज की है नहीं। देन क्या है कि थर्ड मोलर या विजडम टूथ, अक्कल दाढ ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, अक्कल दाढेचा यूज आहे का, काही काहीच नाहीये, भरपूर फॉरेन कंट्रीज मध्ये ती काढून टाकतात, आपल्याही कंट्रीज मध्ये काही लोक काढून टाकतात, पण त्याचा यूज काहीच नाही, पण तिथे आहे। मे बी इव्होल्युशन मध्ये असं होऊ शकतं पुढे जाऊन की ती येणारच नाही, गरजच नाहीये तर येणारच नाहीये, ठीक आहे। त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघूया याच्यामध्ये, हा कॉक्सी किंवा टेल बोन त्याला आपण म्हणतो, किंवा कॉक्सिग्लियल आपण त्याला म्हणतो। तर हे काय, टेल बोन, जिथं टेल होती आधी, हे इव्होल्युशन दाखवतं ना, एव्हिडन्स येते की टेल होती, टेल बोन अजून प्रेझेंट आहे, पण टेल येते का, नाही, तर ते काय, कॉक्सिग्लियल बोन। आता त्याच्यानंतर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक आहे, वर्मच्या सारखा दिसतो म्हणून वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, याचीही गरज नाहीये बॉडीला, तर मे बी कालांतराने खूप दिवसांनंतर याचंही काय होईल की हाही निघून जाईल, ठीक आहे, म्हणजे हे चारही ऑर्गन्सची गरज नाहीये, तर मे बी चारही काही दिवसांनी ते निघून जाऊ शकतात, ठीक आहे। लास्टला मॉलिक्युलर इव्हिडन्सेस काय आहेत की मॉलिक्युलर इव्हिडन्सेस की लाईफ अशीच फॉर्म झाली, म्हणजे पहिले हे आले, मग नंतर हे, मग नंतर हे, ठीक आहे, अशी लाईफ फॉर्म झाली। याच्यासाठी पहिलं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, सगळ्यांमध्ये सेल प्रेझेंट असते आणि तीच त्याचं बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट आहे, ठीक आहे, हा पहिला झाला। त्याच्यानंतर सिमिलरिटी इन प्रोटीन अँड जेनेटिक मटेरियल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल सेम फंक्शन करते सगळ्यांमध्ये। त्याच्यानंतर बेसिक मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी, सगळ्यांमध्ये बेसिक मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी सेम मॅनरने होतात। देन एटीपी हा एनर्जीचा सोर्स सगळ्यांमध्ये आहे, ठीक आहे, तर हे काही मॉलिक्युलर इव्हिडन्सेस आहेत। आता याच्यानंतर स्पेसिएशन, एक तर इंट्रास्पेसिफिक असू शकतं या इंटरस्पेसिफिक असू शकतं, म्हणजे काय की इंट्रास्पेसिफिक आणि इंटरस्पेसिफिकचं मीनिंग की सेम स्पीसीज मध्ये पण असू शकतं स्पेसिएशन, ठीक आहे, म्हणजे एकच स्पीसीज आहे, एक स्पीसीज आहे, ठीक आहे, इथे एक स्पीसीज प्रेझेंट आहे, ही दुसऱ्या ठिकाणी गेली आणि स्पेसिएशन केलं, ठीक आहे, म्हणजे दुसऱ्या ह्याच्यासोबत मेटिंग केलं, इकडची एक वेगळी स्पीसीज होती, ए स्पीसीज आणि बी स्पीसीज म्हणून केलं आणि नवीन तयार झाली। किंवा एक स्पीसीज आहे, तिनेच यांच्यासोबत मेटिंग करणं बंद केलं आणि इथे एक स्वतःची नवीन सी स्पीसीज तयार केली, ठीक आहे, तर हे इंटायरी इंटरस्पेसिफिक स्पेसिएशन आहे। याच्यानंतर आपण इव्होल्युशन ऑफ मॅन, इम्पॉर्टंट आहे, मी खूप सारे याला एकत्र केलेलं आहे, तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक भरपूर वेळा ना कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एपच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक होतील किंवा डिफरन्स विचारला जातो, एप आणि मॅनचा डिफरन्स विचारला जातो, तर आय होप की तुम्ही ते बघाल, ठीक आहे। तर याच्यानंतर इव्होल्युशन ऑफ मॅनचं इव्होल्युशन कसं झालं तर हे आपण बघणार आहोत। सगळ्यात आधी 15 मिलियन इयर्स अगो ड्रायोपिथिकस आले, मोर एप लाईक जे दिसत होते ते ड्रायोपिथिकस आले, ठीक आहे, ड्रायोपिथिकस आल्यानंतर रामापिथिकस आले, जे की मोर मॅन लाईक दिसत होते, एक्झिस्ट करत होते, ठीक आहे। आता याच्यानंतर काय झालं, हे जे ड्रायोपिथिकस होते कॉमन अँसेस्टर ऑफ मॅन अँड एप आणि मॅनचे हे कॉमन अँसेस्टर आहेत, ठीक आहे। आता हे जे ड्रायोपिथिकस आहेत वॉक्ड ऑन ऑल फोर, म्हणजे चारी पायांवर चालत होते, त्याच्यानंतर हे रामापिथिकस झाले, ठीक आहे, रामापिथिकस म्हणजे कन्वर्ट झाले। आता हे जे रामापिथिकस होते ते 3 to 4 मिलियन अगो ते कन्वर्ट झाले ऑस्ट्रॅलोपिथिकस मध्ये, जे की 1 फूट ते 4 फुटापर्यंत होते, ठीक आहे। आता हे झाल्यानंतर मॅन, आता यांचे कॅरेक्टरिस्टिक मॅन लाईक प्रायमेट्स होते हे, ठीक आहे, प्रायमेट्स सारखे दिसत होते, वॉक्ड अपराईट, म्हणजे आता जे आधी 4 याच्यावर चालत होते आता ते काय अपराईट चालायला सुरू केलेलं आहे, ठीक आहे, म्हणजे सरळ चालायला सुरू केलेलं आहे। लिव्ड इन ईस्टर्न आफ्रिकामध्ये राहत होते अँड देन हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट प्रायमरीली एट फ्रूट, स्टोन वेपनने हंट तर करत होते पण प्रायमरी काय फ्रूट इटिंग होते, ठीक आहे। त्याच्यानंतर आपण याचे सेकंड बघू, ऑलमोस्ट आपण चॅप्टरच्या एंडला आलेलो आहे आणि या इंटरेस्टिंग टॉपिक सोबत। त्याच्यानंतर यांची क्रॅनियल कॅपॅसिटी 500 cc ची होती, ठीक आहे, क्रॅनियल कॅपॅसिटी किती होती 500। आता जसं जसं हळूहळू इव्होल्युशन होत गेलं ते काय झालं, वाढत गेली कॅपॅसिटी।
त्याच्यानंतर ते होमो हॅबिलिस झाले. होमो हॅबिलिस झाल्यानंतर या होमो हॅबिलिसची ब्रेनची कॅपॅसिटी किती होती? 652 है. हे या लक्षात ठेवायचं, ये याद रखना है ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी और कैसे कैसे वो बढ़ती चली गई है. देन उसके बाद प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये भी अभी तक मीट ईट नहीं करते हैं, ठीक है. तो त्याच्यानंतर इनके फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा इन 1891 में इनके फॉसिल्स मिले हैं. एंड ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 900 cc, ठीक है. इसके बाद आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है. इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. आपको भी राहत मिल रही है, मुझे पता है कि अभी चैप्टर खत्म हो रहा है. तो देखो, प्रोबेबली एट मीट, ये प्रोबेबली मीट एट करते थे, मतलब खाते थे, मांसाहार करते थे. आता याच्यामध्ये होमोसेपियन्स निएंडरथॅलनिस, ये क्या थे कि होमोसेपियन्स ये बन गए. ये निएंडरथल मैन है, 1400 cc की कैपेसिटी है इनकी. देन लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. देन बिटवीन 1 लाख से बिटवीन 1,40,000 ईयर्स बैक तब के है ये. देन यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, जो जिसपे हम जोक करते हैं कि पत्ते से छुपाते थे खुद की बॉडी को, तो ये है. एंड बरीड देयर डेड, ठीक है, बरी करते थे उनके डेड को, इसी वजह से हमें उनके अवशेष मिलना स्टार्ट हो गया. आता लास्ट है होमोसेपियंस फोसालिस, क्रो-मैग्नोन मैन एंड होमोसेपियन सेपियन. ये जो है मैन ह्यूमन बीइंग, जो ये है होमोसेपियन सेपियन, ये क्या है? ह्यूमन, ठीक है हमारा बेटा. लास्ट टॉपिक था ये. कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर? कैसा था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. थैंक यू कि आप इतने देर रुके, आपने पूरा लेक्चर किया. कि आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो हम तक. और अगले लेक्चर में हम जुड़े रहेंगे, ऐसे ही वन शॉट लेके आएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो. यही मकसद है हमारा. तो थैंक यू. एंड मैं अंकिता मैम साइन ऑफ करती हूँ आज के लेक्चर से. थैंक यू.